हूं। आज है 20 तारीख। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है वो बहुत शानदार यहां पर रहने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो मैं कवर करने वाला हूं। और इसी के साथ में कैसा रहा आप लोगों का कल का जन्माष्टमी का त्यौहार, कौन कौन रात तक लेट तक जगा, वो दिन में उठकर देर तक अब लेट वीडियो देखेगा। फिर भी जो भी है थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और अच्छे से कोई भी फेस्टिवल जो है वो आप लोगों को एंजॉय करना होता है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक आप लोगों के लिए रहने वाला है। एक आर्टिकल रहेगा VLC मीडिया प्लेयर को अभी बैन कर दिया गया है, उसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आर्टिकल यहाँ पर फीफा के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी फीफा के द्वारा हमारी कंट्री का जो फेडरेशन है उसको बैन कर दिया गया है। कहीं पर आप लोग घर खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी एक आर्टिकल है। इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को और भी कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे जिसमें बेसिक और एक तरीके से स्मॉल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। एक और छोटी सी बात आप लोगों से मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, वो है जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर देने के बारे में। खुशी के द्वारा जितने शानदार तरीके से आंसर दिए गए, मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की वीडियो के नीचे जाकर एक बार इनके आंसर देखना, मैंने पिन कर दिए हैं। कितने डिटेल में शानदार तरीके से सिस्टमेटिक वे में इनके द्वारा आंसर दिए गए, उससे आप लोग भी सीख सकते हैं। आप लोग इनसे नोट्स तक बना सकते हैं, इतने अच्छे से इनके द्वारा एक डिटेल में पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में सारे आंसर देखिए इनके द्वारा दिए गए हैं। तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके से यार आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो कोशिश करो कि इस तरीके से आप लोग को आंसर देना है, ताकि अगर ढंग से देखा जाए तो आप लोग अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सको और सामने वाला भी समझ सके। तो आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। करंट और स्टैटिक का काफी शानदार मिक्सचर रहेगा जिसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा हर एक आर्टिकल में, और टकटकी लगाकर अगर आप लोग देखोगे तभी आप लोग उन क्वेश्चन के आंसर भी दे पाओगे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। वीडियो देखने के बाद में लगे यार इसकी तो PDF हमारे पास में होनी चाहिए, तो PDF आप लोग जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी PDF आप लोगों को इकट्ठे मिल जाती है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना था उसके बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। SLV PDF पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं सारे, तो यहाँ पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। और बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग जाकर अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आंसर पोस्ट करते हैं रेगुलर हर एक बच्चा, तो आप लोग भी अपना आंसर पोस्ट कर एक दूसरे के साथ में अपना आंसर भी आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से इनको एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई है कि जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आप लोगों ने कोई टारगेट कोई गोल जो है एक बार डिसाइड कर लिया, फिर यार ये क्या रह गया कि यार ये बहुत टफ है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये इस तरीके से मेरी पहुंच के बाहर है, ये मैंने सुबह को टाइम पर उठना है डिसाइड कर लिया तो मैं सुबह टाइम पर नहीं उठ पा रहा हूं। तो ये क्या चीजें हैं? जब आप लोगों ने एक बार कोई चीज डिसाइड कर ली, इज्जत है कि नहीं है अपनी अपनी खुद की बातों की भी इज्जत नहीं हो पा रही है, तो फिर दूसरी चीजों की कैसे इज्जत करोगे यार? कोई और आप लोगों की कैसे इज्जत करेगा? आप लोग खुद से डिसाइड कर रहे हो और खुद ही अपने आप को झुटला रहे हो। आप लोग किसके साथ में ये खेल खेल रहे हो? तो बताओ एक मिनट के लिए, एक मिनट सोचना बैठ के, जो आप लोग ये काम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए या फिर इस दुनिया के लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना, अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो ना, अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाने के लिए कर रहे हो ना, और अपने आप ही डिसाइड कर रहे हो, कोई आप लोगों के ऊपर थोप भी नहीं रहा है, और फिर भी आप लोग इस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हो। तो यार ये चीजों को थोड़ा सुधारो अगर जिंदगी में रियलिटी चाहते हो कि हाँ एक अच्छा इंप्रूवमेंट आप लोगों की लाइफ में आए, तो इस तरीके की चीजों पर आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोगों को मुझे पता है कि इनके बारे में पता होगा। बताइए इनका नाम क्या है यहाँ पर, और एक तरीके से आप लोग ये बताना आज के दिन में कौन सी पोस्ट पर है यहाँ पर ये पर्सनैलिटी। अगर सबसे बड़ी बात बताऊँ तो अगर किसी को ऑफिसर बनना है तो ऐसा ऑफिसर बनो, ठीक है, कि लोग जो हैं आप लोगों के चर्चे करें। तो इनके बारे में आप लोग बताएं, देखता हूँ कौन कौन क्या क्या शब्द यहाँ पर लिखने वाला है। ठीक है, आज है 20 अगस्त और आज एक इंपॉर्टेंट डे है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे। मच्छर, ठीक है, सुना होगा ना नाना पाटेकर का डायलॉग, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो तो बनाता है नहीं बनाता है वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये इंसान को बीमार जरूर बना देता है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसकी जो एंटी मलेरिया जो फाइट की गई थी उसके लिए जो डिस्कवरी की गई, तो उसके तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है।
तो 20 अगस्त ये 1897 में सर रोनाल्ड रोज इनके द्वारा डिस्कवर यहां पर किया गया था यहां पर कि एनोफिलीज जो मॉस्किटो है जो कि फीमेल होती है, ठीक है, तो इसके द्वारा यहां पर ये रेस्पॉन्सिबल है मलेरिया को ट्रांसमिट करने का। यानी कि जो ये स्त्री मच्छर है यानी कि महिला मच्छर जो है वो यहां पर खतरनाक है। पुरुष मच्छर से मलेरिया नहीं फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है वो है स्त्री। तो ये फीमेल मॉस्किटो है जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे बीच में बस गई है। अब जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये बीमारी रहेगी, क्योंकि हम लोग गंदगी के आदी बन चुके हैं, गंदगी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बीमारी भी हमसे दूर नहीं जाएगी, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। थीम क्या है यहां पर, एक तरीके से कैसे हम लोग एक तरीके से इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं मलेरिया डिजीज को, उसका बर्डन और लाइफ को सेव कर सकते हैं। पर लेकिन वो तभी होगा जब हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और मच्छर जनित बीमारी से कितने लोग मरते हैं वो आप लोगों को पता ही है। आसपास भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मलेरिया की बुखार की वजह से वो बच्चा बीमार हो गया, वो इंसान बीमार हो गया, तो इसका सोल्यूशन निकालना भी जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है सद्भावना दिवस के बारे में, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो 20 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी जो हैं उनकी जो बेसिकली यहाँ पर जो जन्मदिन ये 1944 में यहाँ पर इससे सेलिब्रेट किया था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो सद्भावना दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे थे जिनके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। और जो वीडियो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई थी, अगर उस वीडियो के बारे में बात करें तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना किसी भी राज्य गवर्नमेंट के अंदर में आता है। याद रखिएगा हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो 7वां शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें 3 लिस्ट हैं, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में यूनियन काम करता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों काम करते हैं। पर लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात आती है तो आप लोगों ने अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस देखी होगी। जैसे आप लोगों ने बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, ये इस तरीके से जो पुलिस होती है उनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो इसका मतलब यह कि पुलिस जब किसी स्टेट के अंडर में आ जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर भी उसको मेंटेन रखना है। किसी लड़की को दिन दहाड़े गोली मारकर भाग जाना, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है कि सामने वाले के मन में जरा सा भय ही नहीं है। वो तो भला हो कि सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा था जिसकी वजह से चीजें थोड़ी आइडेंटिफाई की जा रही हैं, पर लेकिन रियलिटी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो इंसान के अंदर खौफ होना चाहिए कम से कम कि अगर कोई ऐसी हरकतें की तो उसका खामियाजा तुमको क्या भुगतना पड़ेगा। वो एक ऐसी चीज है जो कि जरूरी है, पर लेकिन वही कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिलती है जिसकी वजह से सिचुएशन नजर निकल कर सामने आती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा। और इसके चलते एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, सबसे बेस्ट पुलिस जो है वो किस स्टेट की है। अपने तुक्के मार के नहीं बताना है, इसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट आती है निकलकर, उस रिपोर्ट के चलते मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, तो देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर देता है। आर्टिकल बहुत शानदार है, एंड तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट लोकेशन भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से, वोकैबुलरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो पर्सन इन न्यूज डिस्कस किया था कल वो भी बाद में आप लोगों के वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। तो बिल्कुल एंड तक देखने का मतलब होगा कि आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है। डिटेल में बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों की निकल कर आएंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कई सारी स्कीम और रिपोर्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए कहता हूं कि फिर छोड़ दिया तो फिर बोलोगे कि सर ये छूट गया, कहां से आ गया। भाई साहब अगर टकटकी लगाकर देखोगे ना तो एग्जाम में कभी भी आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दूंगा। बस आप लोगों को उसको ढंग से एंजॉय करना है, एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, काफी डिटेल में एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। आप में से कितने एसएलवी फैमिली मेंबर है जिन्होंने वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज किया है। आप लोगों ने कभी ना कभी ये वीएलसी मीडिया प्लेयर जरूर यूज किया होगा, ऐसा कुछ दिखाई देता है। बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सिंपल सा, इसलिए हर एक इंसान जो है वो इसको इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है और इसके साथ में बैकग्राउंड में आप लोगों को मैं एक टॉपिक और कवर करूंगा। रिसेंटली सेंटर के द्वारा अभी 8 यूट्यूब चैनल जो हैं जो कि न्यूज़ प्रोवाइड कराते थे उनको ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर ये कानून के तहत ये काम किया जाता है, और इसी के साथ में जो वीएलसी प्लेयर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया, पर लेकिन रियलिटी में पता भी नहीं कि कैसे ब्लॉक किया गया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड ही नहीं है। तो इसको लेकर अभी यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आ रही है। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो आरटीआई डालकर गवर्नमेंट से ये पूछ रही है कि भाई साहब ये तो बता दो कि ये बंद क्यों किया है, अगर बंद भी किया तो इसकी गुनाह क्या है वो तो बता दो। क्योंकि बहुत सारे चाइनीज ऐप हमारे देश में बंद किए गए थे। तो जब फरवरी के महीने में बहुत सारे चाइनीज ऐप जो है इसी साल में बैन किए गए, उसमें सरकार के द्वारा वीएलसी मीडिया प्लेयर को भी जो है वो बैन कर दिया गया है। अब इसके पीछे कई सारे लोग तो ये बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के ऐप चाइनीज हम लोगों ने उस टाइम पर ब्लॉक किए थे। लगभग फरवरी में 54 के करीब ऐसे चाइनीज ऐप थे जिनको ब्लॉक किया गया था। तो उस टाइम पर मुद्दा ये निकल के आया कि वीएलसी मीडिया प्लेयर का ये ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं, एक तो आप लोगों को पता है ये फ्री एप्लीकेशन है,
ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके कई सारे ऐसे मेलवेयर या कई सारे ऐसे जो एक तरीके से मैलिशियस जो भी यहाँ पर जो वायरस होते हैं उनको लोड किया जा रहा था। यानी कि ये नहीं कि आप लोगों को ये बोले फ्री में इसको डाउनलोड कर लो, आप लोगों ने तुरंत के लिए किया, पता चला उसके साथ में चिपका हुआ कुछ और आ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर कहानी खराब हो गई। तो गवर्नमेंट ने लगे लारे वीएलसी मीडिया प्लेयर को भी लपेट दिया, पर लेकिन अब तक भी कहीं सटीक ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि इस मीडिया प्लेयर को जो है क्यों बैन किया गया है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी जो है ये आर्टिकल निकल कर आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आप लोगों के लिए हो जाएगा जीएस पेपर 2, और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है या फिर आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, खासकर अगर बात करें प्राइवेसी का इशू भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जो वीएलसी, आप लोग जरा से देने बोलते हैं कि यार वीएलसी में वीडियो चला लेना अगर ठीक आवाज़ नहीं आ रही है, होता है कि नहीं होता है। मुझे अभी भी याद है जब हॉस्टल में रहा करते थे तो कोई भी प्लेयर जब काम नहीं करता था तो वीएलसी काम आता था हमेशा, ठीक है, कि इस पे चलाओ भाई साहब मूवी बैठ के देखेंगे आराम से ठीक है। तो यही वीएलसी के साथ में बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हैं, पर लेकिन ये कंप्लीटली बैन नहीं हुआ है। ये अभी जो है ऐप के फॉर्म में तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, पर लेकिन जो एक तरीके से जो विंडो के फॉर्म में होता है उसमें इसको बैन किया गया है। आखिर वो क्यों किया गया है तो वो भी हम लोग जानेंगे। वीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको वीडियो लैन क्लाइंट बोलते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को समझाऊंगा बड़े ही डिटेल में, जिससे कि आप लोगों के माइंड में जो है इसको लेकर कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए और कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। ये सेम आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, तो इस तरीके से एक एक पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो वीएलसी है क्या, ये एक तरह का एडवांस और मोस्ट पॉपुलर मीडिया प्लेयर है। मीडिया मतलब जिसमें आप लोग सॉन्ग्स या फिर वीडियोस आप लोग चला सकते हैं आसानी से, तो ये एक तरह का ऐसा प्लेयर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी कि इसके लिए आप लोग कुछ पे नहीं करना है, आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली ये जो मीडिया प्लेयर है वो जो एप्लीकेशन की फॉर्म में आता है, यानी कि जो ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं उसमें तो ये अवेलेबल है, पर लेकिन जो विंडो फॉर्म में यहाँ पर ये आता है उसको यहाँ पर रिसेंटली अभी बैन कर दिया गया है, जबकि ये चाइनीज ऐप भी नहीं है। अभी ये क्यों बैन किया गया वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो लोग जो हैं वो आरटीआई डालकर यहाँ पर गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये तो बता दो आप लोगों ने इसको बैन क्यों किया है। तो जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अभी कोई प्रॉपर यहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ना ही इसके रिलेटेड जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। अब यहाँ से जो बातें चलती है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा यार, हो सकता है कई बार आप लोगों के माइंड में इन चीज़ों को लेकर डाउट रहता हो, तो कैसे कैसे गवर्नमेंट किसी कंटेंट को ये फिलहाल बैन करती है फिर ब्लॉक करती है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अभी यूट्यूब के जो न्यूज़ चैनल थे वो यहाँ पर बैन किए गए। हमारी कंट्री में जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बैन किया जाता है तो वो दो तरीके से होता है, इसको याद रखिएगा। जब ऑनलाइन कोई भी कंटेंट अगर कोई बैन करता है तो उसमें दो लोग मेन प्ले करते हैं। पहला तो होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव कौन होती है, वो होती है गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है इसको बैन कर दो यार, ये गलत तरीका सोसाइटी में माहौल क्रिएट कर रहा है। और दूसरा होता है जुडिशियल ऑर्डर, यानी कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो चाहती है इसको बैन कर दो। पर लेकिन सेकेंड वाला जो है वो रेयरली आप लोगों को देखने को मिलता है। मेन जो रोल प्ले करता है वो करता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि दो लोग रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी बैन किया गया है वो मैंने अभी बताया यहाँ पर, तो ये गूगल स्टोर में तो अवेलेबल है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, पर लेकिन जो डेस्कटॉप वर्जन है यहाँ पर वो इसका भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला गया कि वो सेफ नहीं था, उसको बैन किया गया है। अभी यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर जुडिशरी ऑर्डर के थ्रू इसको बैन करना है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ कि बैन करने का प्रोसीजर क्या होता है और कौन से कानून में कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगी। हमारी कंट्री में जो कानून है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि आईटी एक्ट इसको बोलते हैं आप लोग। और ये जो आईटी एक्ट है ये 2000 का है। इसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ये है 69A। ये सेक्शन 69A जो है ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि जो भी इंटरमीडिएटरी या जिस भी कोई भी पब्लिक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी ऐसा डेटा है जो कि किसी भी तरीके से हमारे देश की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, यानी कि हमारे देश में कोई गलत तरीके से एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, किसी फॉरेन कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो खराब करने की कोशिश करता है, या फिर इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को बेकार करने की यहाँ पर कोई कोशिश करता है, इसी के साथ में यहाँ पर कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट करता है देश के अंदर में जिससे हमारी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो जाए, उसके ऊपर कोई काम करता है, तो सेक्शन 69A जो है वो यहाँ पर पावर में आ जाता है और यहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। आप लोग बोलेंगे ब्लॉक तो कर दिया, पर आप तो बताते हो हमेशा कि हमारी कंट्री में संविधान के अंदर पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का फंडामेंटल राइट है और उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 19। आप तो ये बताते हो फ्रीडम के बारे में बात करते हैं
और यहां पर आर्टिकल 19 के अंदर जब बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है आर्टिकल 19 के 1 में, फिर इसको ब्लॉक कैसे कर देते हैं। मैंने आप लोगों को जब भी आर्टिकल 19 का फर्स्ट पढ़ा है, उसी के पैरेलल में मैंने आप लोगों को हमेशा आर्टिकल 19 का 2 भी पढ़ा है। मतलब ये आप लोगों को फ्रीडम देता है कि आप लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन जब इसी का 2 जो होता है इसके बारे में बात करते हैं तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की भी बात आप लोगों के ऊपर करता है कि अगर आप लोग किसी भी तरीके से कोई ऐसी हरकतें कर रहे हो जिसकी वजह से ये सारी बातें मैंने यहां पर लिखी है, यानी कि देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी का हनन कर रहे हैं, तो उसको बैन किया जा सकता है। तो यहां पर आर्टिकल 19 का जो 2 है उससे पावर मिलती है सेक्शन 69 को, जिसको यूज किया जाता है कि किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन भी नहीं माना जाएगा। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकता है और आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है यहां पर, क्योंकि जब से हमारी कंट्री में फिलहाल बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे ऐप, चाइनीज ऐप बंद किए गए, जब से ये जो पर्टिकुलर कानून है ये रेगुलरली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप लोगों से कोई कल को क्वेश्चन पूछ बैठे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार हो तो रहा है काम पर, लेकिन कैसे हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है, तो वो गलत तरीका है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कोई भी जो वेबसाइट है यहाँ पर जहां पर खासकर फ्री में चीजें मिलती हैं, तो वहां पर अक्सर आप लोगों को पायरेटेड चीजें नजर आती हैं। पायरेटेड का मतलब यानी कि इलीगल तरीके से उनका इस्तेमाल होता है, कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो दिक्कतें निकल कर आती हैं यहाँ पर जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, ये तो मैंने प्रोसीजर बता दिया कि जो इसको बैन किया जाता है या फिर ब्लॉक किया जाता है, तो ये 69A ये सेक्शन है आईटी एक्ट का, और ये आर्टिकल 19 के 2 से पावर निकाल के लेकर आता है कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। पर लेकिन इसके लिए भी एक पूरा प्रोसीजर है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कोई भी इसको ऐसे कर देगा। मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, अगर कुछ भी ऐसी चीजें जो है उसको ब्लॉक करना है, ये सारी की सारी पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ब्लॉक करने की पावर नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर कुछ भी ऐसी चीज जो है उसको ब्लॉक करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक नोडल ऑफिसर बनाना पड़ेगा। वो नोडल ऑफिसर क्या करेगा, जिस चीज को ब्लॉक करना है उसका एक एनालिसिस करेगा कि हाँ ये चीज जो है वो ब्लॉक करने लायक है या फिर नहीं है। फिर यहां पर जो ब्लॉकिंग का जो ये सारा सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि इसको आप लोगों को क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट की जाएगी यहां पर। तो जो रिक्वेस्ट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसी तरीके से एक कमेटी रहेगी, उसमें रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ आप लोगों को लॉ एंड जस्टिस के, ठीक है, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, ठीक है, और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, यानी कि इसके नुमाइंदे यहां पर रहेंगे। यानी कि ये सारे लोग जो हैं वो यहां पर देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो खराब नहीं हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी तो कोई खराब नहीं हो रही है, या फिर कोई और, या फिर CERTN यानी कि जो CRTIN है यहां पर ये भी रहेगा, ये देखेगा कोई साइबर का खतरा तो नहीं है यहां पर। तो ये सारे जो हैं उसको देखेंगे, और अगर यहां पर ये सारे भी उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो जो ऑफिसर, जो कमेटी यहां पर बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका रिव्यू करने के लिए, वो फिर यहां पर उस इंटरमीडिएटरी के पास में जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई साहब तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, या यहां पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है, या फिर ये पर्टिकुलर यूट्यूब के ऊपर ये पर्टिकुलर चैनल है, यूट्यूब को बोलेंगे कि यार इस चैनल को ब्लॉक कर दो। मतलब जैसे स्टडी लवर वीर है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारी वीडियो हिंदू की जो कि मैं आप लोगों को ये पढ़ाता हूं उसको इनएप्रोप्रिएशन में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा उसको फालतू में रिपोर्ट कर दिया गया हो, पर लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। उसको लाइक करने से पता चलता है यूट्यूब को कि ये वीडियो सही है, वरना अगर क्या करता है वो बोल देता है कि इसके ऊपर इनएप्रोप्रिएशन का टैग लगा देता है और फिर वो वीडियो वहीं पर ही रुक जाती है। ऐसा आप लोग कई बार देखने को मिलता है। जिस वीडियो पर व्यूज काफी कम जाएंगे हिंदू की वीडियो पर, इसका मतलब यह कि उसके साथ में यूट्यूब ने कोई छेड़खानी कर दी है, यानी कि वो उसको किसी को दिखा ही नहीं रहा है, आप लोगों के पास में उसको नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। जिनको पता है वो तो आकर देख लेंगे, जिनको नहीं पता है कि हाँ वीडियो आ गई या फिर नहीं आ गई, जो नोटिफिकेशन से आते हैं या फिर टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी उससे आगे तो पता चल गया, वरना वो क्या करता है उसको वो रोक देता है वीडियो को। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि लाइक करना, वीडियो को डिसलाइक करना या फिर शेयर करना, ये मुझे नहीं बताना है आप लोगों को, ये यूट्यूब को बताना है कि ये वीडियो सही है या फिर गलत है। यूट्यूब को इससे पता चलता है। ठीक है, यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियो अपलोड होती है डेली, यूट्यूब को पता नहीं है कौन सी वीडियो कैसी है, तो उसको यहाँ पर जो व्यूअर देखता है वो व्यूअर कितने देर तक उस वीडियो को देख रहा है, उसमें लाइक या डिसलाइक कर रहा है, उसके नीचे कमेंट कर रहा है, तो उससे एक एनालिसिस लगाकर यूट्यूब ये सोचता है कि ये वीडियो कैसी है और उसके बेस पर फिर उस वीडियो का जो है फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि उसको लाइक या डिसलाइक किया करें, तो उसके पीछे ये पर्पज है। मान लीजिए कल को मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास में कमेटी गई और यहाँ पर उस कमेटी ने बोला यूट्यूब को कि यार ये चैनल है स्टडी लवर वीर नाम से,
से इस चैनल को आप लोग ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये चैनल जो है फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा है, ये लोगों को मिसलीड कर रहा है, ये एजुकेशन जो है, एजुकेशन के नाम पर जो है पता नहीं लोगों के बीच में लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें अगर कोई यहाँ पर लेकर जाएगा तो यूट्यूब क्या करेगी, उसी दिन जो अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ पर स्टडी लवर वीर चैनल को ब्लॉक कर देगी। यानी कि यूट्यूब के पास में गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट जाएगी और वो तुरंत यहाँ पर इस चैनल को ब्लॉक कर दोगी, और वो चैनल फिर जो है वो आप लोग को यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही ये 8 चैनल जो है यहाँ पर ये जो बैन किए गए हैं, इनका बेसिक पर्पज था कि यहाँ पर ये गलत तरीके से व्यूज ले रहे थे। लगभग 144 करोड़ व्यूज इन चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। 85 लाख के करीब यहाँ पर सब्सक्राइबर जो कि देश के नाम की फेक एंटी इंडिया कंटेंट यहाँ पर ये फैला रहे थे। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी गलत हो जाता है कि जब आप लोगों ने देखा रसिया और यूक्रेन के रिलेटेड जो आर्टिकल छपे थे उस टाइम पर, तो रसिया और यूक्रेन के मुद्दों को लेकर कई सारे यूट्यूब चैनल ने रातों रातों जो है लाखों सब्सक्राइबर गेन किए, फालतू की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर कर कर। रसिया ने यूक्रेन पर बम फेंका, क्या न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, क्या इंडिया रसिया और बीच में जाकर बचा पाएगा यूक्रेन को, ऐसे ऐसे दुनिया भर की उल्टी सीधी न्यूज सर्कुलेट हुई उस टाइम पर। तो सारे के सारे चैनल जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा बैन किए गए। सेक्शन 69 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से यहाँ पर बैन किया गया, क्योंकि उस टाइम पर यूक्रेन और रसिया के द्वारा बोला गया कि कई सारे यूट्यूब ऐसे चैनल हैं इंडिया के जो कि हमारे रिलेशन जो है वो खराब कर देंगे, ऐसी फालतू की इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट की जा रही है। उसमें से कई सारे तो फेक चैनल इवन पाकिस्तान के भी थे जो कि अपनी रोटियां बीच बीच में सेक रहे थे। तो वो बातें यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर एक तो तरीका ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगी इंफॉर्मेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको ब्लॉक कर देगी। दूसरा यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर कि ये जो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा यहां पर है जुडिशरी का। अगर जुडिशरी के पास में कोई केस जाता है, ठीक है, मान लीजिए जुडिशरी के पास में कोई केस गया और जुडिशरी ने देखा कि ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है ये गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रहा है डेटा यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, किसी की प्राइवेसी का वायलेशन कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी की प्राइवेसी का वायलेशन किया जा रहा है, उसका डेटा डाल दिया यहाँ पर उठाकर, ठीक है, मेरी कोई प्राइवेट लाइफ की कोई वीडियो है उसने उठाकर यहाँ पर डाल दी बिना मेरी परमिशन के, ठीक है। तो ऐसी भी चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर यहां पर एक्शन लिया जा सकता है, वो जुडिशरी फिर गाइड करेगी, पर लेकिन प्रोसीजर वही देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट के पास में चीज जाएंगे और गवर्नमेंट फिर बोलेगी उसको, उस प्लेटफॉर्म को कि भाई साहब ये कंटेंट हटा दो। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऑर्डर के द्वारा हटाया जाता है, पर लेकिन प्रोसीजर आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट बोलेगी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जाकर कि भाई साहब आप लोगों को हटा देना है, और वो उसको जाकर वहां पर हटा देगा। यानी कि प्रक्रिया आप लोगों को यही देखने को मिलेगी। अब मुद्दा यहां पर यह कि जो वीएलसी है ना, ये वीएलसी ये हटा तो दिया गया है, पर लेकिन एक जगह से हटाया दूसरी जगह से हटाया नहीं है। यानी कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका डेस्कटॉप वर्जन जो है वो बोला कि वो एक सेफर वर्जन नहीं है, और उसका ऐप वर्जन सेफ है, यानी कि गूगल ऐप पर जो प्ले स्टोर पर मिलता है वो तो अलाउ है, पर लेकिन डेस्कटॉप का जो वर्जन है वो अलाउ नहीं किया गया है। तो इसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है कि आप लोगों ने इसको बैन क्यों किया, पहले तो वो बता दो। ये भी क्लैरिफिकेशन आप लोगों ने दे रखा है, ये तो चाइनीज ऐप भी नहीं है जो आप लोगों की सिक्योरिटी का हनन कर रहा है आप लोगों ने, इसलिए इसको बैन कर दिया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चाइनीज ऐप जैसी हरकतें कर रहा है तो फिर भी समझ में आता है। तो जो भी आप लोग यहां पर ये काम कर रहे हैं ये यहां पर सही नहीं है, इनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर जो है मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया, तो इसके बारे में याद रखते हैं। एक तो ये कानून हो गया जिसके बेस पर ब्लॉक किए जाते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसी के साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर सेफगार्ड और ब्लॉकिंग फॉर द एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक रूल 2019 है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको एक्सरसाइज करती है। यानी कि ये रूल है, ये कोई कानून नहीं है, इसको पार्लियामेंट में पास करके नहीं लेके आया गया कोई, ठीक है। कानून होता है प्रॉपर पार्लियामेंट में पास करके आता है, जिसके सामने एक्ट लगा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कानून देखने को मिलते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट हो गया यहाँ पर, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कानून में और इसमें आप लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा, आप लोगों को इनको पता होना चाहिए। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 2000 का बोला मैंने, ये एक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्ट इसके बाद में, तो ये देखने को मिलता है। तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो जा रही है गवर्नमेंट के पास में कि आप लोगों ने जो यहाँ पर ये काम किया है किस बेस पर आप लोग कर रहे हैं, तो बता दो आप लोग यहाँ पर, मतलब रीजन तो दे दो। आप लोग रीजन भी नहीं दे रहे हो। इसी के चलते वो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसके अंदर में एक सजेशन दिया गया कि इसके अंदर में आप लोग चेंजेस करने चाहिए। मतलब आप लोग कभी भी यहाँ पर इसका यूज करके चीजों को बैन कर देते हो, रीजन भी नहीं देते हो, तो ये गलत है, ठीक है। आईटी रूल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कई बार आप लोग देखते हो अपने हिसाब से उनको इस्तेमाल करते हो। कोई लग रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख रहा है तो आप लोग उसको बैन कर देते हो। आप लोग सामने वाले का कंटेंट जो है वो देखते नहीं हो, वो सही है या फिर गलत है, आप लोग उसको भी कई बार ब्लॉक कर देते हो। और वीएसएलई तो एक ऐसा मीडियम था जो कि शानदार तरीके से सबके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, आप लोगों ने इसको भी उठाकर बैन कर दिया। तो कितने हद तक ये सही है, तो इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप लोगों को इसका क्वेश्चन यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। जो कथा मैंने आप लोगों को अब तक सुनाई है, टेंशन मत लेना, वो सारी की सारी बकायदा प्रॉपर वे में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। सही तरीके से सारी बकायदा आप लोगों को पीपीटी की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है कि चाइना का इंटरफेरेंस रहता है, उसकी वजह से कई सारी चीजें यहाँ पर बैन कर दी गई। सेफ जो एक तरीके सर्वर यहाँ पर होना चाहिए,
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यहां पर बैन किया जाता है और यहां पर जुडिशरी ऑर्डर के थ्रू यहां पर बैन किया जाता है। और यहां पर आर्टिकल 19 वाली जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। कई सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं, कई सारे इनिशिएटिव भी हैं, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है, वो इसके बारे में बात करते हैं कैसे चीजों को कंट्रोल करना है। साइबर स्वच्छ केंद्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर अगर हमारा कोई गलत, हमारे साथ में कुछ गलत काम हो जाता है तो हम लोग कहां पर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, तो यहां पर ऑलरेडी ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी यहां पर ये कानून है हमारे देश में, जिसके बेस पर यहां पर ये सारा काम किया जाता है। तो यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कुछ नहीं करती है, उसने बाकायदा ये कई सारे कानून बना रखे हैं। ठीक है, फिलहाल के टाइम पर अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि इससे रिलेटेड क्या इंसिडेंट हमारे अभी देखने को मिल रहे हैं, तो दुनिया भर के साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट आज के डेट में सामने निकल कर आते हैं। अगर पुराने टाइम से अब तक आप लोग देखोगे यहां पर, तो इनकी संख्या जो है पिक्चर में कट गया है यहां पर एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से आप लोगों को यहां पर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें ईयर टू ईयर, मैंने बोला था ना पूरी स्लाइड लगाई है यहाँ पर, तो ये है कंप्लीट स्लाइड जिसमें आप लोगों को यहाँ पर केसेस देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा कट गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें 2015 में केसेस थे कुछ 49,000 के करीब, 2016 में फिर 50,000, 17 में और बढ़ गए 18, 19 और अब यहाँ पर आप लोग देखिए 2020 में ये इतने केस बढ़ गए कि किसी ने सोचा भी नहीं हो गया। यानी कि 11,58,208 केसेस आप लोग यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये जो इतना सारा पर्याक्रम जो यहाँ पर ये सारा जो तैयार किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये ऐसे ही तैयार नहीं किया गया है, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसके पीछे कंप्लीट रीजन, तो यहाँ से ये चीजें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जब यहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट बढ़ते हैं तो फिर उसके पीछे कुछ ना कुछ तामझाम जोड़ना पड़ता है, तो वो तामझाम जो है ये यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कई सारे इस तरीके से चीजें जो है आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और 2 आर्टिकल कवर हो गए, ये यूट्यूब वाला भी कवर हो गया और ये भी यहाँ पर कवर हो गया। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से आप लोग देखते हैं, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। डिटेल में सारे नोट्स भी हैं आप लोगों के साथ में, तो ये पीपीटी आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी यहाँ से ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में यहाँ से बना हुआ है। इसके बारे में बोला गया कि अगर हमारी कंट्री कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें, बोला गया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो यहां पर किसके लिए ये लीगली मैंडेटरी है, सर्विस प्रोवाइड के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट के लिए। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली तो देखता है कि अच्छा यार ये तो 2 होंगे, इसके बारे में क्या, पर लेकिन सारे के सारे आप लोगों को इंक्लूडेड इसमें नजर आएंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे दिया है, आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, तो इसको एक बार देख लेना। हमारी कंट्री में इंडिया कंप्यूटर जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, वो यहाँ पर ये सारी चीजों को नॉर्मली देखती है कि कैसे कैसे चीजों को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए। फिर से बोलूंगा फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोगों को जैसा भी लगता है वीडियो, डेटा या फिर कोई भी आर्टिकल आप लोगों को जितना भी अच्छा लगता है, आप लोग फीडबैक में लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं, और अच्छी लगे तो दूसरों तक वीडियो पहुंचा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूं कि दोनों आर्टिकल जो है माइंड में आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, स्टार्टिंग में जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे लगा कि यार सोसाइटी के बारे में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने कहा इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर पार्किंग वार्किंग को लेकर लड़ाई हो जाती है, उसके बारे में कुछ होगा। पर लेकिन जब ये आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा तो तब मुझे पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद में लगा कि ये आर्टिकल जो है हर एक उस इंसान को पता होना चाहिए जो कभी ना कभी आगे चलकर कहीं फ्लैट लेता है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, कई बार कहीं बाहर जाकर फ्लैट ले लेते हैं, या फिर कोई मकान किसी जो एक तरीके से किसी बिल्डर से खरीदते हैं, तो ऐसे आर्टिकल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अभी क्या है, कंट्रोवर्सी जो है वो अराउंड पार्किंग स्पेस। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं पर आप लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का जो ग्राउंड फ्लोर रहता है या फिर एक अंडरग्राउंड भी बना देते हैं, उसमें पार्किंग स्पेस जो है वो अलॉट होता है। नॉर्मली आप लोग मॉल में जाते हैं, आप लोगों ने गाड़ी या फिर बाइक वगैरह पार्क की होगी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग सोच के देखो, मान लीजिए कोई सोसाइटी है, उसमें आप लोगों ने अपना फ्लैट लिया है, और फ्लैट के नीचे जो पार्किंग स्लॉट है, ठीक है, पार्किंग स्लॉट को भी वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्लैट उनके द्वारा बेचे गए हैं, उसी तरीके से फ्लैट के इक्विवेलेंट ही यहाँ पर कोई ना कोई दाम लगाकर उनको भी बेचना स्टार्ट कर दे।
जबकि यहाँ पर ये पार्किंग स्लॉट जो होता है वो एक तरह का कॉमन एरिया होता है, यानी कि उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये पार्किंग स्लॉट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है। एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है जिसका नाम है यहाँ पर स्टिल्ट पार्किंग, ठीक है, STILT। स्टिल्ट पार्किंग क्या होती है? एक ऐसी पार्किंग स्पेस जो कि जिसके ऊपर छत होती है, आप लोग उसको बोल सकते हैं, या फिर आप लोग नॉर्मली एक गैराज नहीं होता है, नॉर्मली क्या होता है गैराज, जो कि 3 साइड से जो है उसमें दीवारें हैं, एक साइड से आप लोग यहाँ पर छत देखने को मिलेगी और एक साइड से खुला हुआ होता है, एक ऐसा कोई गैराज टाइप भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है यहाँ पर, जो कि एक तरीके से इंपैक्ट डालता है कंज्यूमर के ऊपर भी। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है, तो इस जजमेंट के बारे में याद रखिएगा, ये है बेसिकली नहल चंद, इसी के साथ में लालो चंद एंड ये को लिमिटेड वर्सेस ये है पंचाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें यहां पर अपील की गई थी। यहां पर एक तरीके से ये क्या चाह रहे थे, जो कि पार्किंग वाला स्लॉट है उसको भी प्रॉपर तरीके से ये बेचे उसको प्रॉपर में, या फिर जो गैराज वाला एरिया है। तो यहां पर ये जब केस पहुंचा यहां पर, तो ये केस था महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के तहत यहां पर आया। तो ये बोला गया कि जो बिल्डर है, यानी कि जो बिल्डिंग बनाने वाला जो इंसान है यहां पर, वो यहां पर कैन नॉट सेल पार्किंग स्लॉट, या फिर जो स्टिल्ट एरिया होता है, तो फ्लैट्स और गैराज के अंदर में यहां पर जैसे कि फ्लैट्स बेचता है और जो गैराज है जिसे बेचे जाते हैं, तो वो पार्किंग स्लॉट को नहीं बेच सकता है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे केसेस जा चुके थे और कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते थे कि पता चला कि फ्लैट तो औरों को बेच दिए, पार्किंग स्पेस किसी और को बेच रखे हैं, तो कई सारे ऐसे केसेस यहां पर देखने को मिलते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यहां पर ये केस प्रॉपर वे में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको चैलेंज करने के लिए यहां पर ये चीजें पहुंची थी, तो उसको चलते सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को अंडरस्टैंड किया और फिर बोला कि यहां पर इन जनरल सेंस अगर चीजों को आप लोग समझते हैं, तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर किसी इंसान ने फ्लैट खरीद लिया है, तो मान लीजिए उसके पास में गाड़ी होगी, बाइक होगी, तो एक तरीके से मान लीजिए कल को उनको कोई सेलिब्रेशन करना है, तो एक पर्टिकुलर एक कोई एरिया होगा खाली, तो वहां पर आप लोग वो बर्थडे पार्टी वगैरह या फिर कोई भी अपना चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। वो एक कॉमन स्पेस होता है, तो उस कॉमन स्पेस में किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। आप लोगों ने अभी देखा होगा एक पर्टिकुलर जो नोएडा के अंदर में सोसाइटी का केस निकल कर आया, जो अपने आप को नेताजी बता रहे थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, उस पर्टिकुलर एरिया में अपने अलग से कुछ पेड़ पौधे लगा दिए लाकर, ठीक है। एक वुमेन ने बोला कि आप लोग ये कॉमन स्पेस है, इसमें इस तरीके से पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, तो उसने उसको धक्का दिया, गाली गलौज दी और उसके बाद में फिर उस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया। तो वो जो इंसिडेंट, वो जो केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उससे यहाँ पर क्या पता चलता है, उससे यहाँ पर ये पता चलता है कि कॉमन स्पेस ऐसा स्पेस होता है जिसमें कोई भी इंसान जो है वो अपनी दादागिरी नहीं दिखाएगा। किसी सोसाइटी के अंदर आप लोग जाओगे, वहां स्विमिंग पूल देखने को मिल गया, जिम देखने को मिल गया, ठीक है, इसी के साथ में कई सारे और भी बच्चों के लिए खेलने के प्लेस जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वो एक कॉमन स्पेस होता है। तो कोर्ट के द्वारा यहां पर ये बोला गया कि कोई भी ओपन या फिर स्टिल्ट पार्किंग जो है, वो स्पेस जो है वो कॉमन एरिया की तरीके से यहां पर ट्रीट करना चाहिए, आप लोग उसको अलग से यहां पर बेच नहीं सकते। तो उसके ऊपर यहां पर ये पूरा आर्टिकल यहां पर छपा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जजमेंट अगर देकर कोई आप लोगों से पूछ ले किससे लीड है, या फिर कोई क्वेश्चन आप लोगों से लिखने के लिए आ जाए, क्योंकि रिसेंटली अभी कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले केरला में। आप लोगों को पता होगा कि पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो गिरा दी गई थी, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यहाँ पर एक तरीके से ना इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो उस टाइम पर बोला गया था यहाँ पर एक तरीके से जो पर्टिकुलर ऐसा एरिया है जो कि नोटिफाई किया गया पर्टिकुलर एक तरीके से, यहाँ पर आप लोग इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो वहां पर फ्लैट बनाकर बेच दिए। अभी ऐसा ही एक इंसिडेंट आप लोगों को आई थिंक नोएडा के अंदर में है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी यहाँ पर तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो यार जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तैयार की जा रही है ना, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है उसके लिए बहुत ही कानून कायदे बनाए गए, उसके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, ना कि अपनी मनमानी यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीजें थी। आप लोगों से भी एक यहाँ पर बात बोलूंगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर इंसान जो एक फ्लैट खरीदता है, घर खरीदता है, तो पहले चीजों को समझ लो ढंग से कि वो जो एरिया है वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया में तो नहीं वो सोसाइटी यहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे ऑफर आते हैं कि यहाँ पर आकर आप लोग पर्टिकुलर एरिया प्लॉट ले लो, बाद में पता चलता है कि वो लड़ाई वाला एरिया है, सामने वाला बेचकर उसको निकल लेगा, आप लोग वहां पर फंसे रह जाओगे। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों की छानबीन कर लो ताकि कोई भी ऐसी दिक्कतें देखने को न मिले, और अपने जो घर में कोई अगर खरीदना चाहते हैं उनको भी आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा सचेत कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो ये सारी चीज़ें जनरल भी हैं और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना को रिलेटेड अभी कई सारे आर्टिकल आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो अलग अलग आर्टिकल हैं इनमें रिसेंटली एक पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा। इंडिया और चाइना के बीच में जब हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा एक कमेंट किया गया कि इंडिया और चाइना की जो टाई है वो डिफिकल्ट फेज से होकर गुजर रही है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए हाथ मिलाकर एशियन सेंचुरी के लिए।
यानी कि ये माना जाता था कि 21 सेंचुरी जो है, 21st सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी है, और एशिया की सेंचुरी जो है वो चाइना और इंडिया के बिना जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर दोनों मिलकर ढंग से काम करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आगे चल पाएंगी। यानी कहने का मतलब ये कि एशिया तभी आगे बढ़ेगी जब यहाँ पर दोनों जो है वो मिलकर काम करेंगे। इसी का रिप्लाई देते हुए यहाँ पर चाइना की साइड से भी यहाँ पर इसका रिप्लाई आया। तो चाइना के द्वारा बोला गया कि इंडिया को वर्क करना चाहिए सेम डायरेक्शन टू रिस्टोर द रिलेशन। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा एक कमेंट किया गया। तो चाइना जो है हमेशा दो मुंहे सांप वाला काम करता है, यानी कि बोलेगा कुछ और ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को कुछ दिखाई देगा। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये तो इनकी हो गई रस्साकसी। पर लेकिन रिसेंटली अभी यहाँ पर एक न्यूज और निकल कर आई है कि इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे रसिया के वॉर गेम में, यानी कि रसिया के द्वारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही है कंडक्ट, उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज में, जो कि इस मंथ के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस टाइम पर देखेंगे। तो पहला ऐसा मेजर गेम है जो कि रसिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इन्वेजन जब से यूक्रेन का हुआ और चाइना और इंडिया दोनों यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अपने ही आप में काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। तो आगे चलकर आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में। हालांकि आगे भी न्यूज में आएगा, इसके ऊपर आर्टिकल लिखे जाएंगे, तो आप लोगों को पहले से इसके बारे में हल्का सा आइडिया रहेगा, तो आप लोग चीजों को कंफर्टेबल जोन में रख पाओगे। कब से कब तक यहां पर चलने वाला है, कौन इसको लेकर चलेगा? तो लेकर चलेगा रसिया। पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं यहाँ पर? चाइना के जो यहाँ पर चाइना नहीं, रसिया के कई सारे जिगरी दोस्त लंगोटिया यार हैं, जिसमें इंडिया भी देखने को मिलेगा। बेलारूस एक ऐसी कंट्री है जो आप लोगों को नजर आएगी, खासकर जो आप लोग बोल सकते हैं किसके अंदर, यूरोप के अंदर में अकेला डिक्टेटर है यहाँ पर। मंगोलिया, तजाकिस्तान, अदर और कंट्री है, चाइना भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर मुद्दा जो है वो 30 अगस्त से लेके ये 5 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो अभी ये आगे होगा स्टार्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे भी न्यूज में आएगा, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा। और यहाँ पर इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आएंगे कई सारे, क्योंकि यूएस से इसके ऊपर नाक चढ़ाएगा कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं आने वाले टाइम में एक आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छे से कैसे हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें दिखाया जाएगा खासकर दोनों कंट्री, और कहीं ना कहीं रसिया अगर एक तरीके से रोल भी प्ले कर सकता है इंडिया और चाइना के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए। इंडिया, रसिया और चाइना के बारे में बात करें तो ये कुछ एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई है। चाइना और इंडिया के साथ में अगर बात करें तो इंडिया की दोनों के लिए एक्सरसाइज जो है हैंड इन हैंड इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में आप लोग एक्सरसाइज देखने को मिलती है। इंदिरा एक्सरसाइज नेवी की है रसिया के साथ में, और एक्सरसाइज TSENTR तो ये आर्मी की एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर डिफेंस रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर इसको मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटा सा आर्टिकल था, पर लेकिन कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर, आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पर किया गया है। जैसे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ये नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज इंदिरा जो है वो नेवी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो TSENTR ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो कौन सा करेक्टली मैच है? ए में बोला गया ओनली पेयर 1, बी में बोला गया 2 पेयर, सी में बोला गया ऑल द 3 पेयर, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आप लोगों से यूपीएससी ने पूछे पेयर की फॉर्म में बना का। तो ये बिल्कुल यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों का माइंडसेट उसी लेवल पर तैयार करते हैं। तो आंसर दो इसका। तो अभी आप लोगों को मैंने डिस्कस किया यहाँ पर, तो क्या बोला गया यहाँ पर? तो ये आंसर है आप लोग यहाँ पर बी का मतलब 2 स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन में कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये जो इनकरेक्टली लिखा हुआ है ये जुड़ा हुआ है एक साथ में, स्पेस यहाँ पर आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर फिर हिंदी वर्जन भी चेंज हो गया। तो ये पूछा गया है कौन सा गलत मैच है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट जो है वो आर्मी है, फिर नेवी है, फिर आर्मी है। पर लेकिन यहाँ पर बोला गया नेवी है यहाँ पर, ठीक है, फिर नेवी बोला गया, फिर एयरफोर्स। तो 2 यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी। यानी कि पहला वाला जो है वो आर्मी का है, ये गलत हो गया। दूसरा वाला नेवी का है, तीसरे वाला फिर यहाँ पर आप लोगों को आर्मी का देखने को मिलता है, पर एयरफोर्स लिखा हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड गलत हो गया, यानी कि 2 यहाँ पर जो है वो गलत है। तो ये एक तरीके से इनकरेक्टली मैच पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है कि सही आंसर क्या होगा, पर फिर भी आप लोगों का गलत हो जाएगा अगर आप लोग ये करेक्टली या फिर इनकरेक्टली ढंग से नहीं पढ़ोगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि हम लोगों ने गलत कर दिया इसको। यार देखो होता क्या है, नॉर्मली जो आप लोग चीज़ें अभी फिलहाल पढ़ रहे हो ना, इस फेज से मैं होकर गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप लोगों को नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि जब भी आप लोग इस तरीके की चीज़ों को लेकर चलते हो तो यहाँ पर ये एक जोन होता है, आप लोग उसको ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ये जोन होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो 2 आर्टिकल ये अलग अलग थे,
जो यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर ली कि क्या चल रहा है, और तीसरा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है यहाँ पर रिसेंटली। अभी अभी हमारी कंट्री जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो जो सस्पेंड यहाँ पर हुआ है ये फीफा से, तो उसके चलते अभी हमारी कंट्री में जो गेम्स होने थे उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल रिसेंटली अभी छपे हैं। तो मुझे लगा था कि पहले इसको डिटेल में एक बार अच्छे से कवर किया जाएगा सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। तो द हिंदू के अंदर भी ये आर्टिकल डिटेल में कवर किया गया, इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये आर्टिकल काफ़ी डिटेल में कवर किया गया, और अभी मैं आप लोगों के सामने सारी बातें जो हैं वो डिटेल में यहाँ पर पढ़ाऊंगा। बोला यह गया कि फीफा के द्वारा जब बैन किया गया यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, कि इसके अंदर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारी कंट्री में जो शेड्यूल था वुमेन अंडर 17 जो वर्ल्ड कप, तो उसके ऊपर यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि इंडिया जो है वो लूज कर रहा है यहाँ पर राइट होस्ट करने का, जो कि 11 अक्टूबर से यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा था। यानी कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट जो एक तरीके से देखने को मिल रहा है, इसकी ग्रेविटी ये हो गई कि जो एक वर्ल्ड कप हम लोग होस्ट कर रहे थे वो भी हमारे देश में होस्ट नहीं होगा। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा आज की डेट में देश के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जीएस पेपर 2 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो सस्पेंड किया जा रहा है यहाँ पर इंटरनेशनल फुटबॉल, जो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करें तो यहाँ पर ये हमारी कंट्री जो है इसके चलते जो सस्पेंशन अभी देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते काफ़ी सारे इश्यूज आने वाले टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पूरा मुद्दा क्या है, बड़े ही आसान शब्दों में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चाहे आप लोग किसी को आराम से समझा भी सकते हो, इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, नॉर्मली ये सिचुएशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलती है। अगर इलेक्शन होने के बाद में कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पोस्ट पर आ जाता है तो वो उस पोस्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला कि जो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट है जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, ये काफ़ी लंबे समय से इस पोस्ट पर बने हुए हैं और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तो मुद्दा अभी यहाँ पर ये देखने को मिला। दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का। यानी कि आप लोग ऐसे देखो क्या हो गया जब दो लोगों के बीच में, अगर रिलेशनशिप में दो लोग रहते हैं और उनके बीच में लड़ाई होने लगी, तीसरा आदमी आकर उस लड़ाई को जो है वो शांत करा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की रिलेशनशिप जो है वो अभी एक हद हो गई यार, एक मिनट रुको तीसरा आदमी जाकर अगर पता चल जाए तीसरे आदमी को ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। अभी यहां पर जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवीन किया गया रिमूव करने के लिए पटेल को उसकी पोस्ट से, तो तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, अब यहां पर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जिसको सीओ बोला है वो रन कर रही है यहां पर जो हमारी कंट्री में ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है उसको। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि कोई बाहर से एक कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो यहां पर अब यहां पर इसको एक तरीके से लेकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक तो लीगल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें सामने निकल कर आई। यानी कि अगर बात करें तो फीफा को ये लगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है वो अपने आप अपने पैरों पर खड़ी होकर नहीं चल रही है, पॉलिटिकली काफी ज्यादा उसके अंदर सिचुएशन खराब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में यहां पर कोई तीसरा मेंबर अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको आगे चलाने के लिए, तो इसको यहां पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहां पर बोला गया। यानी कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहां पर इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट तरीके से ये बॉडी काम नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर ऐसा कंट्रोल देना कि आगे आने वाले टाइम में यहां पर ये पूरा काम लेकर चल सके, यहां पर एक पर्टिकुलर जो एक इंटरनेशनल लेवल का ये गेम ऑर्गेनाइज कराए जो खुद ही अपने आप में आश्वस्त नहीं है, तो कैसे हम लोग उसको यहां पर इतना बड़ा टारगेट दे सकते हैं। तो उसके चलते यहां पर ये सारे अभी मुद्दे सामने निकल कर आए। आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं सस्पेंड जो कर दिया है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बोलकर, अब यहां पर कौन सी बड़ी बात है, यहां पर क्या यहां पर इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि जो वर्ल्ड कप है यहां पर वो होस्ट नहीं कर पाओगे, इसी के साथ में जब सस्पेंशन यहां पर रहेगा तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई जाती है जैसे फीफा के द्वारा या फिर एएफसी के द्वारा, तो वहां पर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, हमारी नेशनल टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ में कई सारे लोकल एरिया में जो क्लब है फुटबॉल के, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब के बारे में, वो भी यहाँ पर अब पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर पाएगा। सीनियर नेशनल टीम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी जो वुमेन चैंपियनशिप होने वाली है नेक्स्ट मंथ। इसी के साथ में एटीके जो मोहन बगान
ये फुटबॉल क्लब है वो भी फ्यूचर में उसके भी ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो भी यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिल रही हैं, इसके चलते जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके करियर पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, जो इतने लंबे समय से यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं। तो ये जरा सी हरकतें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस निकल कर आ रहा है और थर्ड पार्टी यहाँ पर बन गई है, तो ये सारी चीजों पर बैन लग गया है, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो खिलाड़ी इतने लंबे समय से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, वो अपनी तरीके से अपनी चीजों को कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर लेकिन उनकी इसमें क्या गलती है? अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखकर चलते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है इसमें। सिचुएशन काफी बुरी है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सामने देख सकते हैं, ये सारी चीजें लिखेगी सस्पेंशन का मतलब क्या है। अभी यहाँ पर क्या कोई सोल्यूशन है? चलिए, तो कहानी खराब कर दी, पर लेकिन यार अगर हम लोग अपने प्लेयर के बारे में बात करें तो उनकी बेचारों की क्या गलती है? तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन यहाँ पर निकल सकता है? तो सबसे पहले तो जो एक कमेटी बनाई गई है, इसको रिप्लेस करो एक फुल मेंबर बॉडी में, और जो फुल मेंबर होगी यहाँ पर इसके, वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगी डे बाय डे का, कोई बाहर का पर्सन इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका जो भी टर्म एंड कंडीशन बना रखी है वहां पर, वो फीफा के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलनी पड़ेगी, या फिर एशियन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से। यहाँ पर ये जो आप लोगों को बता रखी है, यहाँ पर जो एएफसी के बारे में मैंने जिक्र किया था, ये एशियन फुटबॉल है, और फीफा आप लोगों को जानती है इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर पॉलिसीज अपनी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि अपनी मनमानी चला रहे हैं, किसी को भी बैठा दिया वहां पर वो अपनी मर्जी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। अगर ऐसा चलेगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ के चलते जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज यहाँ से निकल कर आ रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको आप लोगों को दूर करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो इसको आप लोगों को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। उसको मतलब वहीं पर ही क्लियर करके आगे बढ़ना है। इसके बारे में अब आप लोगों से दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बात करूंगा। जैसे फेडरेशन, जो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का जो फुटबॉल एसोसिएशन है, उसके बारे में। तो ये दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि फुटबॉल के गेम को एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी आप लोग इसको बोल सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1904 में बनाई गई। जूरिक के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सीधे यही है कि कैसे जो फुटबॉल का गेम है वो शानदार तरीके से एंजॉय कर सके लोग। इसी के साथ में जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट जो है उनको आगे लेकर चलती है, उनका प्रमोशन करती है। और ये एफिलिएटेड भी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में और इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के साथ में। तो इसके चलते यहाँ पर एक पैटर्न में काम चलता है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी चल रही है। अगर बात करूं यहाँ पर इसके 6 जो कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिलती है, जो एफिलिएटेड है यहाँ पर इसके साथ में, जो रीजनल है, जैसे कि एशियन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फेडरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्फ्रेंस नहीं, कॉन्फेडरेशन, एक ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि गवर्न किया जाता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के एरिया को। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन, जो यहाँ पर अफ्रीका की 56 कंट्री है, वो इसको देखने को मिलते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन के लिए अलग से यहाँ पर बनाया गया, जिसमें 41 मेंबर है। कॉन्फेडरेशन ऑफ यहाँ पर जो यहाँ पर सब अमेरिकन, जो एक पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर जो शब्द लिखे जाते हैं ना यहाँ पर इस तरीके के, ये आप लोगों को ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है CONMEBUL। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक जो सिस्टम है जिसमें आप लोगों को साउथ अमेरिका वाले रीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओशियाना फुटबॉल फेडरेशन, जिसमें 14 मेंबर है इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसमें 55 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि हमारी कंट्री एशिया फुटबॉल कॉन्फ्रेंस, इसके तहत यहाँ पर हमारी कंट्री को गवर्न किया जाता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो। 6 रीजनल इसकी कॉन्फेडरेशन है जो कि इसके एफिलिएटेड है, जो कि अपने अपने एरिया में काम करती है। उनमें से हमारी कंट्री का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, वो भी एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री में फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी गेम होते हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो भी लीग होती है, जो इंडियन नेशनल फुटबॉल लीग, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में 1970-30 में, वो 1937 में इसको फाउंड किया गया था। तो ये आज की डेट में देखते हैं। और फीफा से इसका एफिलिएशन हुआ था 1948 में, ठीक है। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, और अगले ही साल फीफा से इसका एफिलिएशन हो गया। तो हमारी कंट्री जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, जो कि 1954 में बनाई गई थी, उसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है हमारा देश। तो हम लोग पार्ट किसका है? तो यहाँ पर ये एशियन फुटबॉल जो कॉन्फेडरेशन है, इसका पार्ट है हम लोग, क्योंकि हम लोग फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से कोई पूछ ले कल को कि क्यों यहाँ पर इसको सस्पेंड किया गया, क्या इश्यू देखने को मिल रहे हैं, अभी इसको फिर से अगर करना होगा वापसी, तो किसके लिए क्या कर रहे हैं। फेडरेशन अगर फुटबॉल के बारे में, फीफा के बारे में कोई पूछे, कौन कौन से इसके अलग अलग से रीजनल ऑफिस है हमारी कंट्री में, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछे, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को सारी माइंड में क्लियर करके चलनी है, ठीक है।
जहां पर भी डाउट होता है उसको पूछ लिया करो, ताकि आने वाले टाइम में चीजों को क्लियर करके आप लोग आगे बढ़ सको। तो कोई भी डाउट माइंड में नहीं रखना है। ये आर्टिकल हालांकि मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी रेगुलरली ये आर्टिकल आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल रहा है। और कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर आर्टिकल जो है आप उसको छोड़ क्यों देते हो यार अगर आप लोग पूरे वीक के आर्टिकल उठाकर देखोगे ना, और आप लोग देखोगे जो आर्टिकल डिस्कस किए गए, तो कोई भी आर्टिकल जो है वो आप लोगों को छुटा हुआ नहीं देखेगा। अगर कोई आर्टिकल बच जाता है तो फिर उसको मैं संडे में कवर कर देता हूं, ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल आप लोगों को छुटता नहीं है। पहली बात तो ये हो सकता है कि आज आर्टिकल डिस्कस नहीं किया कोई मैंने, उसको अगले दिन डिस्कस करता हूं, तो उसके पीछे रीजन ये रहता है कि प्रॉपर कुछ क्वेश्चंस भी उसके लिए फ्रेम किए जाते हैं आप लोगों के लिए, और प्रॉपर आप लोगों के नोट्स आप लोगों को पीपीटी की फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कभी कभी टाइम नहीं लगता है उस दिन उस आर्टिकल को कवर करने का, तो फिर वो आर्टिकल 1-2 दिन में आप लोगों को या फिर संडे में आप लोगों को वो आर्टिकल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है कि आप लोगों के आर्टिकल कोई भी छूटेगा, क्योंकि रेगुलरली अगर आप लोग वीडियो नहीं छोड़ोगे तो आर्टिकल नहीं छूटेगा। अगर आप लोग ही बीच में गुम कर जाओगे, कहीं पर आप लोग बंक कर जाओगे, तो यार देखो उस चीज की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। पर लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो सारा कवर किया जाएगा बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैटिक पोर्शन जो कवर किया जाता है उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि यहां से अगर क्वेश्चन बने, वरना ये फीफा के बारे में कुछ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूं। यानी कि चाहता तो मैं ऊपर से न्यूज को पढ़ाकर निकल जाता कि मुद्दा क्या है बेसिकली, पर फीफा के बारे में आप लोगों को बताया, इंडिया की फेडरेशन के बारे में आप लोगों को बताया, तो उनका बेसिक पर्पज क्या रहता है, ताकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सबकी पता चले आप लोगों को। और आर्टिकल्स के बाद में आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार अटेम्प्ट करवाता हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से उस आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर सको, और जब आप लोग एग्जाम में जाकर बैठो तो वहां पर आप लोग कंफर्टेबल फील कर सको। तो बस यही एक पर्पज रहता है। कभी कभी अगर कोई आर्टिकल आगे डिस्कस करता हूं आखिर उसको, तो उसके पीछे कोई क्वेश्चन बन जाए ताकि आप लोगों से प्रॉपर में क्वेश्चन भी डिस्कस किए जा सके, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, वरना छूटेगा कुछ नहीं। इस बात की आप लोग मैंने कहते हैं कि इस बात के लिए मैं आप लोगों को स्वास्थ्य कर सकता हूं कि आप लोगों का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं। चाइना का एक पर्टिकुलर जो एक जहाज है जिसका नाम है युआंग वैंग 5, ठीक है। तो एक तो नाम आप लोगों को इसका याद रखना है, युआन वैंग 5, ये किसका है, ये चाइना का है। ये श्रीलंका में आने की बात कर रहा था, तो इंडिया और यूएसए के द्वारा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, कंसर्न उठाया गया कि ये श्रीलंका के अंदर नहीं आना चाहिए। कहां पर आना था, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पर आना था। ये वही पोर्ट है जहां पर चाइना के द्वारा दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट करके आज की डेट में इस पोर्ट को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं यहां पर श्रीलंका के जो पोर्ट पर ये जो पहुंचना था, तो इसको पहुंचने से मना कर दिया। ये बोला कि यहां पर ये सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है आसपास वाले रीजन में। तो इंडिया ने काफी बड़ी इसके ऊपर यहां पर एक तरीके से कंसर्न जताया, और श्रीलंका ने भी बोल दिया कि ये जो शिप है, ये जो जहाज है, ये यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। ये यहां पर बोला गया। तो ये सर्विस में एंटर किया था 2007 में, जो कि यहां पर एक तरीके से सैटेलाइट जो भी लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये उसको मैनेज करने की बात करता है, पर लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि इसकी एबिलिटी है ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट के साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल होती हैं उसको। तो इसके चलते इंडिया ने बोला कि ये सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा खतरा है, और ये हम्बनटोटा पोर्ट पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम्बनटोटा पोर्ट पर आ गया तो ये हमारे देश यानी कि इंडिया के काफी ज्यादा करीब आ जाएगा, क्योंकि ये इंडियन ओशन के अंदर आ गया। हम्बनटोटा तो हमारी आसपास में बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पर अपनी इक्विपमेंट, बहुत सारी सिक्योरिटी चीजें हम लोगों ने लगा रखी है, ताकि कल को अगर कोई बदतमीजी न काटे तो ये आकर हमारे सर पर ही नाचने लगेगा, तो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताएगी। पर लेकिन श्रीलंका ने जब यहां पर चाइना को बोला कि हाँ भाई ये जो शिप है यहां पर नहीं आएगा, तो श्रीलंका को चाइना ने बोला कि तुमको पता है कि तुम हमारे जो हो एक तरीके से हमारे हाथ की कठपुतली हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा एरिया ऐसा है जो आज के दिन में हमारे कंट्रोल में है। हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 साल के लिए अभी फिलहाल के टाइम पर चाइना ने श्रीलंका से लीज पर ले लिया है। रीजन क्या है? पहले सामने वाले को इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है, और वो मजे में एंजॉय करते रहता है। जैसे अभी ये नेपाल के साथ में सेम काम कर रहा है, उसको दुनिया भर का पैसा दे दिया है। अब नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बल्ले बल्ले करके घूम रही है, पर उनको ये नहीं पता कि कल को ये पैसा जो उधार आप लोग ले रहे हो वो रिटर्न भी करना पड़ता है। अगर रिटर्न नहीं करोगे तो जैसे यहां पर हम्बनटोटा पोर्ट गया, वैसे ही कल को पता चला कि माउंट एवरेस्ट जो है वो चाइना के कंट्रोल में है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में नेपाल के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो बेसिक चीजें क्या हो गई? बेसिक चीजें यहां पर ये हो गई कि उसने प्रेशर डाला, क्योंकि
आईएमएफ ने अभी यहां पर इसको बेल आउट पैकेज देना था श्रीलंका को, तो उसके आईएमएफ ने उसको रोक लिया। क्यों? क्योंकि आईएमएफ को ये लगा कि अगर मैंने इसको पैकेज दे दिया तो पता चला सारा पैसा इसने चाइना को पकड़ा दिया कि ले भाई तेरी उधारी उतर गई। तो इसीलिए यहां पर उसने बोला कि रीशेड्यूल करना पड़ेगा तुमको अपना लोन, कि आईएमएफ का पैसा जो है वो चाइना के बटुए में नहीं जाएगा, यानी कि चाइना के पर्स में नहीं जाएगा। तो इसके चलते यहां पर उसको रीशेड्यूल अगर करना है, उसको रीऑर्गेनाइज अगर करना है, तो चाइना ने ये बोला कि हम उसको तभी रीऑर्गेनाइज करेंगे जब तुम हमको यहां पर आने दोगे। तो इसने बोला श्रीलंका ने, यार आने तो दे सकता हूं पर लेकिन इंडिया और जो यूएसए हैं उनको कंसर्न है तुम्हारे शिप से, तो उनका मैं क्या करूं। तो इसने बोला चाइना ने कि ऐसा अगर उनके पास में जा और दोनों से ये पूछ कि क्या कोई ऐसा प्रूफ है कि यहां पर उनकी सिक्योरिटी को इससे थ्रेट है, क्या पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे पता चला हो कि यहां पर ऐसा कोई जहाज उसने कोई सिक्योरिटी थ्रेट कर दिया है। तो आप लोग यहां पर देखते हैं बड़ी बड़ी छतरी इसके ऊपर लगी है। तो ऐसी ऐसी बातें यहां पर इसके द्वारा यहां पर की गई। तो यहां पर जैसे ही यहां पर श्रीलंका ने पूछा यहां पर अमेरिका से और इंडिया से कि भाई ऐसा बोल रहा है, बताओ इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास में, तो इंडिया और जो अमेरिका है वो यहां पर इसका सही एक तरीके से आंसर दे नहीं पाए कि इसका कोई प्रूफ दिखा दो कि आप लोगों की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है। तो वो इसका जब सबूत नहीं दे पाए यहां पर, तो फिर ये जहाज जो है अब वो आने के लिए यहां पर तैयार हो गया। अब इसको यहां पर कोई नहीं रोक रहा है, ये अभी यहां पर इंडियन ओशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहां पर देखने को मिली। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी इंसान के हाथ की कठपुतली इंसान को नहीं बदलना चाहिए, ऐसी कंडीशन फिर देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल के बारे में अगर जो भी उधारी है श्रीलंका के ऊपर, उसका 15% यहां पर चाइना का देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जितनी सारी उधारी है उसमें से 15% अकेली चाइना की उधारी लिए बैठा है श्रीलंका। काफी ज्यादा चाइना ने यहां पर इनको क्रेडिट दिया। अभी 2.8 बिलियन तो इन्होंने यहां पर पेंडेमिक के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें 12 बिलियन का इनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया गया 2006 से लेकर 2019 तक का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट होता है ना ये काफी ज्यादा खतरनाक है यहां पर, और इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप लोग बोलते हो, ये चाइना की एक ऐसी पॉलिसी है जो कि चाइना जो है दुनिया को अपने डेट ट्रैप में फंसाती जा रही है, और बहुत सारी कंट्री पैसे के चक्कर में आकर फंसती भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन कंट्रीज को पता नहीं है, पता सबको है बस, लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह कि उनको भी दिखता है फ्री का माल मिल रहा है, और फ्री का माल जो है बिना मेहनत के वो किसको पसंद नहीं है। और पॉलिटिशियन को भी पता है यार 5 साल तक तुम रहने वाले हो, उसके बाद में कौन पूछ रहा है तुमको। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते चाइना जो है यहाँ पर ये अपना दबदबा दिखाने के लिए और कहीं ना कहीं इंडिया को टैकल करने के लिए ये यहाँ पर अपनी पॉलिसी लेकर आता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें ये इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, बांग्लादेश के अंदर में, म्यांमार के अंदर में, इधर आप लोग यहाँ पर इसके गवादर में पोर्ट यहाँ पर। तो एक तरीके से चारों तरफ से ये इंडिया को घेरने का पूरा जुगाड़ यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग शांति बैठे हुए हैं, हम लोगों ने भी अपनी पॉलिसी बना रखी है। हमारी पॉलिसी आप लोगों को डायमंड नेकलेस की देखने को मिलेगी, यानी कि तुम अगर यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ जो पर्ल्स यहाँ पर पेल्स बना रहे हो, यानी कि मोतियों की माला बना रहे हो, तो हम लोग हीरो की माला गिर देंगे तुम्हारे चारों ओर, तो हम तुम्हारे पापा हैं। इंडिया ने ये बोला। तो मंगोलिया के अंदर हम लोगों ने बेस बनाया, चाहे इसी के साथ में ईरान के अंदर चाबार, इसी के साथ में दुकम पोर्ट आप लोगों को ओमान के अंदर देखने को मिलेगा, एंजेप्सन जो सिसेल्स आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को इंडोनेशिया के अंदर भी देखने को मिलेगा साबंग। ठीक है, वियतनाम के साथ में चाइना की वैसे नहीं बनते, यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंगापुर के अंदर में चेंगई हो गया, और जापान के अंदर हमारी सपोर्ट है। यानी कि हम लोग भी ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, पर लेकिन लिखने के लिए अगर कहीं पर आ जाए तो ये चिप पॉइंट आप लोग याद रखते हैं कि चाइना की जो है वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, और इंडिया की डायमंड नेकलेस पॉलिसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके से आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये खासकर क्वेश्चन भी इससे कई बार पूछे जा चुके हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। इंडिया की कंसर्न के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हैं अगर यहाँ पर चाइना आता है, क्योंकि अभी रिसेंटली श्रीलंका के द्वारा बोला गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम लोग बनाएंगे, जिसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग लेकर आएंगे। कोलंबो पोर्ट सिटी बनाएंगे यहाँ पर पूरा एक, और वो किसके द्वारा फंड की जा रही है, वो भी चाइना के द्वारा यहाँ पर फंड की जा रही है। और हमारे लिए दिक्कत की क्या बात है, यहाँ पर ये जो कोलंबो पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें हमारी कंट्री का यहाँ पर लगभग 60% जो यहाँ पर आप लोग जो इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट होता है वो कोलंबो पोर्ट के द्वारा हैंडल किया जाता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं, हमारी कंट्री में जो पोर्ट है वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं है कि वहां पर सारा जो सामान है हम लोग वहां पर उतार सकें। हालांकि अभी उनके ऊपर काम किया जा रहा है, पर लेकिन श्रीलंका के जो पोर्ट है वो काफी शानदार है। तो कोई बड़ा जहाज अगर कहीं से बाहर से आता है तो पहले श्रीलंका के पोर्ट पर उतर जाता है, और फिर यहाँ पर हमारे कंट्री के जो जहाज हैं उसको भर भर कर अपने पास में छोटे छोटे जहाज फिर उसको ले जाते हैं। यानी कि बड़ा जहाज कोई हमारे यहाँ पर आ सके उतना अच्छे लेवल पर हम लोगों ने चीजों को डेवलप नहीं कर रखा है। तो कोलंबो पोर्ट जो है वो हमारे लिए काफी बड़ा रोल प्ले करता है। कल को चलकर अगर चाइना यहाँ पर घुस गया आकर तो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी।
क्योंकि ऑलरेडी हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो लीज पर ले चुका है, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना का एक परमानेंट नेवी का बेस बन चुका है ऑलरेडी, जो कि हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो काफी खतरा है। और चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है ये कहीं लिखी नहीं है कि उन्होंने किताबों में लिख रखी है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, हम लोग इंडिया को घेरेंगे, नहीं, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है। पर हाँ, ये ऐसी चीजें हैं कि जो कहीं लिखी नहीं है, पर लेकिन फिर भी इंसान जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि ऐसा कुछ हरकतें यहां पर देखने को मिल रही हैं, यानी कि ये चीजें अंडरस्टूड हैं कि हाँ ऐसी कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसी के साथ में अदर साउथ एशियन कंट्री बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना के पास में जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। हालांकि बांग्लादेश थोड़ा समझदार हो गया है, उसने अभी पीछे हाथ खींच लिया इसके नाम पर जब यहाँ पर बातें निकल कर आई, पर लेकिन फिर भी कई सारी कंट्री जो है अभी भी इसके चक्कर में पड़ी रहती है चाइना की, कि चाइना से पैसा मिलेगा। पैसा क्या माल मिलेगा, बेसिकली चाइना फ्री में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस आर्टिकल के बाद में मैं अभी आप लोगों को एक आर्टिकल और पढ़ाऊंगा जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में थोड़ी सी बातें आप लोगों से करूंगा, उससे चीजों को आप लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये श्रीलंका का एक पोर्ट है जो कि यहाँ पर चाइना के द्वारा 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, यानी कि 99 साल तक यहाँ पर ये अपने पास में रखें। क्यों? क्योंकि चाइना का लोन पे नहीं किया है, तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। ठीक है, तो डेट ट्रैप पॉलिसी जो डिप्लोमेसी है चाइना की यही है यहाँ पर, जिसमें ये सामने वाले को इतना लोन दे देता है, इतना लोन दे देता है कि तुम मजे करो, इंजॉय करो, पार्टी करो, जितना ज्यादा चाहते हो पैसे उड़ाओ, सारा पैसा हम तुमको देंगे। पर लेकिन फिर क्या होता है, फिर एकदम पे बोलता है कि यार पैसा चाहिए, बता कब पैसा दे रहा है तू। वो बोलेगा यार तुमने तो बोला था कि पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वापस नहीं लेना है। उसने बोला यार ऐसा थोड़ी ना होता है, पैसा तो चाहिएगा यार, कुछ तो तुझे देना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ऐसी कंडीशन निकल कर आती है जो कि अपने ही आप में काफी बुरा माहौल क्रिएट कर देती है, और ये पूरी की पूरी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी बेसिक चीज है जिसके बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रखना है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल को क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं इस तरह की डायरेक्ट चीजों से। ठीक है, इंडिया के बारे में बात करें अगर यहाँ पर, तो इंडिया की अप्रोच क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अपना लेकर चल रहे हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, जैसे कि बिम्स्टेक या फिर सार्स या फिर सागर पॉलिसी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, सब में हम लोग श्रीलंका को अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना का जो एक तरीके से एक्सपेंशन जो हो रहा है उसको रोका जा सके। हम लोग उस पूरे श्यामदान दंडभेद यहाँ पर लगा रहे हैं। एक पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कैन के सेंतराई पोर्ट, ये जाफना में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इंडिया जो है यहाँ पर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पर हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो हम लोग भी अलग अलग जगह पर अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर हम लोग को लगता है कि हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग भी अपने लेवल पर आप लोगों को काम करते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर पोर्ट है आप लोगों के सामने। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो ट्रिंकोमाले जो ऑयल फील्ड है उसके बारे में रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि ये एक ऐसा नेचुरल पोर्ट है जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। इसमें भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाइना इससे श्रीलंका से अभी हाथ एक तरीके से मिलाए हैं। इसी के साथ में सॉफ्ट पावर हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है श्रीलंका के अंदर में। ठीक है, आईटी कंपनी हमारी जाकर वहां पर घुस रही है। तो बहुत सारी ऐसी सपोर्ट जो है वो श्रीलंका को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि श्रीलंका में हम लोग ग्राउंड लेवल पर चीजों को लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ में जो तमिलियन कम्युनिटी वाला इशू है उसको हम लोग साइड में रखकर श्रीलंका के साथ में अच्छे रिलेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी थोड़ी चीजें ठीक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि महिंद्र राजपक्से और जो यहाँ पर उसके जो भाई थे गोडबिया राजपक्से, वो चाइना की गोद में हमेशा बैठे रहते थे। तो वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते थे, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो सिचुएशन हो गई है वो काफी बुरी यहाँ पर क्रिएट हो गई। जो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बर्बाद हो गई। इसी के साथ में वहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो ही गया था, और इकोनॉमी की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। देश के अंदर में इमरजेंसी लगी है, प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग चुके हैं। वो सारी बात आप लोग जानते हो, वो कोई नई बात नहीं है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2020 में यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, जो इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया नेपाल तीनों कंट्री को यहाँ पर समेट लिया इसने क्वेश्चन ने। तो इससे पता चलता है कि आप लोगों को बेसिक एक डेटा पता होना चाहिए आसपास वाले देश के साथ में कैसे हमारे रिलेशन है, जैसे कि कुछ कॉमन सेंस भी काम आएगी। हालांकि यहाँ पर बोला गया कि द वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी बताऊं, जैसी कंडीशन बनती है, श्रीलंका में चाइना आकर बैठ गया, अभी हमारा और जापान का इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ से रिटर्न हो गया। ठीक है, तो क्या पहली स्टेटमेंट ऐसे देखने में सही लगती है? कॉमन सेंस से तो नहीं लगती है। अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो ये दोनों स्टेटमेंट वैसे ही खत्म हो गई। बोला गया टेक्सटाइल, जो यहाँ पर टेक्सटाइल एंड जो टेक्सटाइल आर्टिकल्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं इंपॉर्टेंट आइटम्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये अभी हम लोग को मान लीजिए नहीं पता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तीसरा बोला गया इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा इंडिया का साउथ एशिया के अंदर में।
आप लोगों को पता है नेपाल के साथ में अभी हमारे लास्ट 2015 से जब से वहां पर अर्थक्वेक आया, कैसे रिलेशन है वहां पर, कंडीशन बहुत बुरी खराब वहां पर हो रखी है। यानी कि आप लोगों को पता है काफी सारे लोग जो है वो इंडिया से चिढ़ने लगे वहां पर, और चाइना का इंटरफेरेंस वहां पर देखने को मिलेगा। अभी काला पानी वाला इशू आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, लिपू लेक वाला, बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो कि यहां पर अभी काफी ज्यादा न्यूज में निकल कर आए। तो आज की डेट में जो नेपालीज हैं वो काफी ज्यादा टिल्टेड हो गए चाइनीज जो लोगों की तरफ, जिसकी वजह से यहां पर एक अलग ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमारा व्यापार इसके साथ में जो है वो इतना नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट निकल कर आ रहा है। तो ये भी आप लोग गलत देखने को मिलेगा, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही है। तो कॉमन सेंस भी कई बार लगाकर आप लोगों को अगर सही आंसर नहीं पता है तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, पर लेकिन उसके चलते आप लोगों को बेसिक जो चल रहा है आसपास वाले देशों के साथ में वो अगर पता होगा तभी आप लोग इनका आंसर दे पाओगे। और वो कैसे पता चलेगा? जब रेगुलर आप लोग यहां पर अपने जो है डिस्कशन को अगर कंटिन्यूअसली सुनते रहोगे तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। एक छोटा सा आर्टिकल है जो मैंने बोला था आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा यहां पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, जिसको आप लोग BRI भी बोलते हो। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये एक चाइना का ऐसा इनिशिएटिव है जिसने दुनिया भर की कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली फैलाने की सोची, और इसको कई सारे नाम इसके द्वारा दिए गए। बोला जा रहा है कि बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है वो स्लो है, पर लेकिन जो अभी यहां पर लैंडिंग यानी कि जो पैसा दिया जा रहा है कंट्रीज को वो दबा कर दिया जा रहा है अभी। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है चाइना का वो बराबर चल रहा है, भले ही काम न चल रहा हो। यानी कि चाइना जो है वो अपनी हरकतों से पीछे नहीं उठ रहा है। अभी 147 कंट्री के करीब यहां पर ये इन्वेस्टमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है, और अराउंड 28 बिलियन जो है वो चाइना यहां पर बांट रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये चाइना का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो कि 2013 में स्टार्ट किया गया था, 2013 में। अभी हम लोग कहां बैठे हुए हैं? हम लोग 2022 में बैठे हुए हैं, यानी कि टोटल 9 साल से ये प्रोजेक्ट इसका चला हुआ है। तो इसने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि एक डेकेड लॉन्ग ये प्रोजेक्ट चलने वाला भी है। कई सारी कंट्री ऐसी थी जिसने पहले इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, पर लेकिन फिर बाद में इंसान को लालच आ जाता है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, कोई कोई ऐसा इंसान है जो कि यहां पर इसको अपोज कर पाता है, जिसको लगता है कि पैसा मिल ही रहा है यार और करना ही क्या है, अपना जाया और लाट टपकाई और फिर अपना ईमान इंसान बेच देता है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो चाइना अपने पैसे के बल पर आज की डेट में बहुत सारी कंट्री, चाहे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, बहुत सारी कंट्री में जहां पर भुखमरी है खासकर, वहां पर जाकर अपने शानदार तरीके से प्रोजेक्ट को जो है उसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। हमारी कंट्री चारों तरफ से घूम चुका है, यहाँ पर पाकिस्तान को अपना गुलाम बना चुका है, श्रीलंका भी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो थोड़ा सा बच गया, पर लेकिन अब नेपाल जो है वो ट्रैप में फंस गया है। म्यांमार ऑलरेडी यहाँ पर इसके जो हाथों की कठपुतली बना हुआ बैठा है यहाँ पर, तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। और इवन ये जो प्रोजेक्ट है वो एशिया को अफ्रीका के और यहाँ पर इसी के साथ में यूरोप तक कनेक्ट करने की बात करते हैं। सिल्क जो रोड है, इकोनॉमिक बेल्ट, और 21st सेंचुरी जो मैरीटाइम सिल्क रोड है उसको भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रूट यानी कि रास्ता पुराने टाइम पर यहाँ पर सिल्क बेचने और खरीदने के काम आता था। तो यानी कि एक तरीके से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इसका दिखाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। यानी कि हर तरीके से ये यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो साधने की कोशिश यहाँ पर करता है। वर्ल्ड वाइड आज के डेट में ये नेटवर्क अपना फैला चुके हैं यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर कई सारी जो कंट्री हैं वो यहाँ पर इनके डेट ट्रैप में जो है वो फंसती हुई आज के डेट में नजर आ रही है। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका ये एक तरीका आप लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लीडर है शी जिनपिंग, उनका ये ब्रेन चाइल्ड आप लोग बोल सकते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट निकाल कर लेकर आया गया। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज की डेट में यहाँ पर ये काफी धड़ल्ले से दुनिया को लोन बांटते फिरते हैं, और फिर यहाँ पर दुनिया जो है वो डेट ट्रैप में फंसती है। तो फिर ये कंडीशन निकल कर आती है। इंसान के हाथ में जब फ्री का पैसा लग रहा होता है उस टाइम पर उसको चीजें समझ में नहीं आती है, पर लेकिन जैसे ही सिचुएशन खराब होती है फिर समझ में आता है कि यार उस टाइम पर गलती कर दी। तो इसलिए गलती करने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर यहाँ पर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। फिर एक ही बात रह जाती है कि फिर पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को इसको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, एक छोटा आर्टिकल था, इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे यहां पर हम लोग बात करेंगे, जो कि छोटे आर्टिकल हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देख सकते हैं, जो कि जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर कर सकते हैं। इंडिया के द्वारा अभी यहां पर कोऑपरेशन की बात की जा रही है। ब्रिटेन जो यहां पर बहरीन बेस्ड एक सीएमएफ है, सीएमएफ बोलते हैं कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। ठीक है, बहरीन कहां पर है पहले आप लोग लोकेशन देखिए,
इससे आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये एग्जैक्ट कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग पर्टिकुलर इस कंट्री को देख पा रहे हैं तो ये आप लोग कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये आप लोग को पर्शियन गल्फ वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और अपने देश से आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके चलते यहाँ पर मल्टी नेशनल नेवल पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के ऊपर ध्यान रखा जा सके इंटरनेशनल वाटर में। और वर्ल्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट शिपिंग जो लाइन यहाँ से होकर गुजरती है, आप लोगों को पता है कि दुनिया में यहाँ पर ये जो एरिया है ये तेल का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। तो यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है, तो सिक्योरिटी भी रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 34 कंट्री है इसके अंदर में, इंडिया हालांकि इसका मेंबर नहीं है, जो कि यूएसए की नेवल जो वाइस एडमिरल है वो इसको कमांड करते हैं। आप लोग ये देखो यूएसए के द्वारा यहाँ पर बेस बना रखा है बहरीन के अंदर में। इससे समझ सकते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पर कितना बड़ा कंट्रोल लगता है, कहाँ यूएसए और कहाँ बहरीन। तो एशिया के अंदर में कल को चलकर अगर कुछ भी बदतमीजी, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें होगी तो ये समझ लेना कि यूएसए का भी काफी बड़ा रोल आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो इनका टारगेट ये रहता है कि काउंटर टेररिज्म, किसी के साथ में कोई यहाँ पर स्मगलिंग ना हो, आसपास वाले एरिया में कोई पायरेसी ना हो, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन मिलकर इन सब चीजों को टैकल किया जा सके। इसके अंदर अलग अलग तरीके यहाँ पर टास्क फोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें 150 जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सीटीएफ 151 काउंटर पायरेसी, सीटीएफ अरेबियन गल्फ के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के लिए, और सीटीएफ यहाँ पर 153 आप लोगों को रेड सी में देखने को मिलेंगे। यानी कि अलग अलग एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये एक तरीके से इनकी प्रेजेंस आप लोगों को नजर आएंगे, ताकि एक सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके अगर कोई भी किसी तरीके की इमरजेंसी यहाँ पर निकल कर आती है। तो इंडिया इसके साथ में कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पर भी तैयार हो रहा है, हालांकि इंडिया मेंबर नहीं है। तो ये बात भी आप लोग माइंड में क्लियर रख के चलिएगा, ठीक है। तो जो कंबाइंड मैरीटाइम जो फोर्स है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है। मैंने बताया अभी यहाँ पर 34 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टैब्लिश की गई थी यहाँ पर 2001 के अंदर में, ठीक है। हेडक्वार्टर अभी मैंने आप लोगों को बताया बहरीन के अंदर है और यूएसए जो है वो इसको कमांड करती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी टास्क फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। कंबाइंड टास्क फोर्स कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, तो ये इसके बारे में नाम आप लोगों को यहाँ पर दे दिए हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये पूरा एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन अगर कल को आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग बोलोगे हाँ ऐसा थोड़ी ना होगा कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 2001 में किया गया, वहां पर जो है बहरीन के अंदर में है, यूएसए उसको हेड करता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। पर लेकिन जब पता होगा तो तब आप लोग सही आंसर देंगे, छूटेगा कुछ नहीं। फिर से मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर देखिए आप लोग ढंग से रिविजन करके साथ में चीज़ों को कवर करते चलेंगे तो आप लोग कभी भी अनकंफर्टेबल एग्जाम में फील नहीं होने दूंगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को ढंग से लेकर चलना है, ठीक है। रसिया जो है वो अपनी एक डिफरेंट अप्रोच लेकर चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज की डेट में रसिया के साथ में हमारे कई सारे डिफेंस डील देखने को मिलते हैं। पर लेकिन मुद्दा तब निकल कर आता है जब ये डिफेंस डील जो है ये कहीं ना कहीं डॉलर में व्यापार किए जाते हैं। और अभी यहाँ पर जो रसिया को कई तरीके से बैन कर दिया गया था, स्विफ्ट एक पर्टिकुलर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक एक्सचेंज मीडियम आप लोग बोल सकते हो। मतलब अगर हमने कोई यहाँ पर पैसा जो है हमने रसिया को भेजना है, ठीक है, तो रसिया के वहाँ पर रूबल यूज़ की जाती है और हमारे यहाँ पर रुपी यूज़ की जाती है। तो रूबल और रुपी में व्यापार न करके हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, स्विफ्ट की हेल्प से यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो दोनों कंट्री के पास में कुछ ना कुछ डॉलर होंगे तो उनका इस्तेमाल यहाँ पर एक दूसरे से व्यापार करने के लिए किया जाता था। पर लेकिन यूएसए के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी वजह से हम लोग अभी डॉलर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके चलते अभी दोनों कंट्री के द्वारा बोला गया है कि अपने हिसाब से काम करेंगे और रूबल और रुपी में व्यापार करेंगे। इसके चलते दोनों कंट्री के जो सेंट्रल बैंक हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। और हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव है अभी हम लोग ये भी कर रहे हैं कि रसिया से हम लोग टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपनी कंट्री में डिफेंस को हम लोग अच्छे से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब जो हैं वो रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर बात की उनके द्वारा, और यहाँ पर रसिया की जो वेपन इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी कंट्री में चीज़ों को अच्छे से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी इसको एक तरीके से समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी में कोलेब्रेशन कर सकते हैं, दोनों कंट्री कल्चर में कोलेब्रेशन कर सकते हैं, और आज की डेट में एक अच्छा तरीका है। पर लेकिन एक कंसर्न ये भी है कि जितना हमारा कनेक्शन रसिया के साथ में देखने को मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा कनेक्शन रसिया का आज के डेट में चाइना के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि रसिया जो है काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो गया चाइना के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आता है जिसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इस मुद्दे के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रख सकते हैं, ठीक है। बेसिक है पर लेकिन पता आप लोगों को जरूर होना चाहिए, कल को क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में भी। तो ये एक पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ठीक है, यानी कि माइंड में क्लैरिटी रखनी है। एक और यहाँ पर छोटी सी न्यूज़ है, आप लोगों को पता है कि फिलहाल के टाइम पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं
वो कई सारे मुद्दों पर बात करते हैं। अभी इंडिया के साथ में टाई पर बात कर रहे हैं और कश्मीर इशू के ऊपर भी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कश्मीर का सोल्यूशन क्या है? पाक ऑक्युपाइड एरिया यार आप लोगों ने गपचा रखा है, उसको आप लोग छोड़ दो, सारा सोल्यूशन अपने आप निकल गया। अपने देश पर फोकस दो आप लोग। इकोनॉमी की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि जल्दी आने वाले टाइम में श्रीलंका बनने वाला है, तो उसके ऊपर फोकस देकर नॉर्मली चलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अगर कोई मेरे से पूछे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुरुस्त जो होना चाहिए वो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि लोग जो है वो सही अपनी एक एजुकेशन लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। पर लेकिन एजुकेशन के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस वहाँ पर रहता नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस वहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं। पर लेकिन राग गाया जाता है बस कश्मीर का, क्योंकि लोगों के अंदर इमोशनैलिटी होती है, तो वो इमोशनैलिटी का फायदा उठा जाता है ये कश्मीर का राग गाकर, हमेशा उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके द्वारा भी। तो जब तक ये राग नहीं छोड़ेंगे तब तक पाकिस्तान की ही हालत देखने को मिलेगी। वरना दोनों दो देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुए थे, और एक कहाँ पहुंच गए और एक कहाँ रह गए। उन्हें 3 इडियट का डायलॉग, तुम हम देख कहाँ पहुंच गए तू कहाँ रह गए, ठीक है तुम प्राइमरी स्कूल टीचर बन गए ओके। पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आज की डेट में शहबाज शरीफ, तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि दोनों के बीच में यहाँ पर अभी फैसिलिटेशन का रोल प्ले करें, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन जो है वो थोड़ा सा शांति में आगे बढ़े। दुनिया को लाने की क्या जरूरत है यार, तुम लड़ रहे हो सामने आकर, तुम हरकतें कर रहे हो, शांति बैठकर बात कर लो आसानी से, वो भी सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इनकी डिजायर है अभी कि अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ में हो, इक्विटी, जस्टिस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के नाम पर। और इसी के साथ में ये रिजोल्यूशन चाहते हैं कश्मीर के इशू का भी, ठीक है। तो उसके चलते कई सारी बातें अभी देखने को मिल रही हैं, और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर आकर रोल प्ले करो। इंडिया हमेशा क्या बोलते हैं कि कश्मीर का मुद्दा एक तो ये इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये एक बायलैटरल इशू है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच का इशू है, तो इंटरनेशनल का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरा, टेररिज्म तुम हमेशा सपोर्ट करते हो, जिस दिन तुम टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दोगे क्रॉस बॉर्डर, उस दिन हम लोगों ने अपने आप ही बोल रखा है हम तुमसे बात करेंगे। तुम चाहते हो कि टेररिज्म भी चलता रहे और ट्रेड भी चलता रहे, तो टेबल टेनिस तो भाई साहब हम लोगों को खेलना है नहीं, या तो टेररिज्म चला लो या फिर ट्रेड चला लो। तो हमारा ये मुद्दा है, पर लेकिन वो इनकी समझ में आता नहीं है, और इसके चलते सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि आप लोग समझिएगा, कल को चलकर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग ये टेररिज्म और ट्रेड वाला जो टॉपिक है ये आप लोग हमेशा वहां पर आराम से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर अक्सर बातें की जाती है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए माइंड में, ठीक है। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन क्यों पूछ ले इससे, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे कि नमस्ते क्या है, जैसे मैंने बोला नमस्ते भाइयों की हाल चाल है और ठीक ठाक हो ना, तो ये नमस्ते NAMASTE, तो यहाँ पर ये क्या है बेसिकली पूछ लेंगे आप लोगों से। नमस्ते क्या है? दो कंट्री के बीच में दोस्ती करने का एक तरीका है, ठीक है। नमस्ते एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके बेस पर किस तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। नमस्ते अपनी कंट्री कल्चर को आगे ले जाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया गया। अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए ऑप्शन बनाए जाएंगे और उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में पता होगा तो ही आंसर आप लोग दे पाएंगे। नमस्ते एक तरीका इकोसिस्टम है जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन जो इकोसिस्टम, यानी कि हमारी कंट्री में जो वर्कर होते हैं जिनको गटर में उतारा जाता है गटर को साफ करने के लिए, नाली को साफ करने के लिए, तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला गया कि उनके पास में मशीन होनी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। जब उनको गटर में उतारा जाता है क्लीन करने के लिए यहाँ पर उनको सेफ्टी टैंक में निकाला जाता है, उस टाइम पर ऐसी ऐसी गैस वहां पर रहती है जिसकी वजह से कई बार इनका दम घुटने से मौत हो जाती है। तो नमस्ते ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहां पर हमारे सामने रखा जा रहा है। मिनिस्टर कौन है आज के डेट में आप लोग इसको जरूर बताइएगा। तो आने वाले टाइम में 500 जो अमृत सिटीज हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर यहां पर फोकस किया जाएगा ताकि हम लोग चीजों को इंप्रूव कर सकें। देखिए आज की डेट में आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग कई सारी बातें बोलते हैं कि हम लोग अपनी कंट्री में डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, पर लेकिन सारी चीजें सिटीज पर आकर रुक जाती हैं। अगर सिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। और इसी के लिए एक अमृत स्कीम लेकर आई गई जिसको बोलते हैं अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी इसके बारे में भी तुम्हें थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, ये याद रखिएगा। ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। नमस्ते स्कीम के साथ साथ में एक स्कीम और कवर हो रही है आप लोगों को। 2015 में लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, ताकि हम लोग अर्बन एरिया की प्लानिंग कर सके। अर्बन मतलब शहरी वाला जो एरिया है उसकी हम लोग प्लानिंग प्रॉपर वे में कर सके। और इसी के साथ में ये जो स्कीम थी इसमें आप लोगों को काम करती हुई नजर आएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि यहाँ पर जो स्कीम है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, पर वहां पर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और उसके मिनिस्टर कौन है, वो है हरदीप सिंह पुरी साहब,
ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी साहब, ये वही हरदीप सिंह पुरी साहब हैं जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आ गए। क्यों? क्योंकि रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए उनके द्वारा ट्वीट कर दिया गया था कि रोहिंग्या कम्युनिटी को आज की डेट में हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर रखा जाएगा, उनको घर वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके चलते वो न्यूज में आ गए और फिर होम मिनिस्ट्री के द्वारा आकर बोला गया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सारे ख्याली पुलाव हैं और ये सारी हवाई बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर है भी तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो उसकी वजह से न्यूज में आ गया था। तो अमृत के बारे में बता दिया, नमस्ते के बारे में बता दिया। नमस्ते स्कीम जो है वो यहां पर अभी लॉन्च की जा रही है। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिलकर यहां पर काम करने वाले हैं। ठीक है, ताकि यहां पर एम ये है कि 100% जो मशीन का इस्तेमाल किया जा सके क्लीन करने के लिए, जो भी टैंक वगैरह होते हैं उनको, ताकि सिचुएशन को थोड़ा सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर ये जो इसमें अगर बात करें, ये एक मिनिस्ट्री ये है जो कि ड्रिंकिंग और वाटर सैनिटेशन के बारे में बात करती है, सफाई वाले एरिया में, और ये इंसानों के बारे में बात करती है, क्योंकि इंसानों की जिंदगी यहाँ पर सुधरनी चाहिए। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर एक सर्वे भी कंडक्ट इनके द्वारा कराया जा रहा है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली, ये मत बोलना कहां से आ गया, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से अधिकार की बात करते हैं, तो इनको एक अच्छी लाइफ का अधिकार है, तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो होता है ना, वो आप लोग यहां पर एक तरीके से बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आयुष ग्रिड के बारे में। आयुष ग्रिड मतलब आप लोगों को नॉर्मली कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों से, जैसे कि एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, अच्छा ये आयुष ग्रिड क्या है, तो इसके बारे में आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कई बार जो साइन किया जाता है, तो यहाँ पर उसके बारे में आप लोगों से मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करती है एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। यानी कि दोनों यहाँ पर मिलकर काम करेंगे कि जो आयुष सेक्टर है उसको डिजिटलाइजेशन कैसे करना है, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए। आप लोगों को पता है जो हल्दी है, अगर उसको जो दूध है वो शाम को आप लोग पीते हैं तो बहुत सारी आप लोग की जो बीमारी है शरीर की वो दूर रहेंगी। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अगर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हल्दी का इस्तेमाल हो गया। पर लेकिन अगर आप लोगों को मैं ढंग से बताऊं कि हल्दी का इस्तेमाल आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, पर दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये भी है कि जो एक तरीके से ये सारी चीजें, कोई कल को बोलने लगे कि मुझे तो पेटेंट लेना है इसका, हल्दी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, हम लोगों ने नई खोज की है, पर हम बोल रहे भाई साहब ये नई खोज तुमने नहीं की है, ये ऑलरेडी हमारे देश में वर्षों से इसको हम लोग पीते आ रहे हैं हल्दी को। तो इसलिए डिजिटल फॉर्म में अगर हमारे पास में डेटा रहेगा तो कल को कोई ऐसी अगर बदतमीजी करेगा तो हम लोग उसको रोक पाएंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये तरीका है उसका, तो इसी के चलते डिजिटल फॉर्म में हमारे पास में प्रूफ हो जाएगा। तो आयुष ग्रिड एक सेंट्रल IT प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर जो एक सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जिसमें आयुष का मतलब क्या होता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी। तो ये आयुष की फुल फॉर्म बनाई जाती है, जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो कल को चलकर आयुष सेक्टर को हम लोग एक हेल्थ सेक्टर, एजुकेशनल, आयुष रिसर्च सेंटर, इस सेंट्रल जो एक तरीके से सेक्टर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, ड्रग लाइसेंसिंग या फिर मीडिया आउटरीच, तो जो भी यहाँ पर चीजें करनी होगी वो आसानी से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल फॉर्म में हमारे पास में चीजें होंगी। जब तक इंसान के पास में चीजें डिजिटल फॉर्म में नहीं रहती है ना, तब तक वो पता नहीं ढूंढ पाएगा उनको कहाँ पे क्या रखे हैं, पन्ने रखे हैं, दिमाग खा गई, कल को आग लग गई, सारी चीजें उड़ गई। डिजिटल फॉर्म में चीजें रहेंगी अगर, तो एक वेबसाइट पर हम लोग उसको सेव कर देंगे, कोई भी कल को आएगा चेक करेगा, अच्छा यही चीजें हैं, तो कोई भी उनमें चलकर कोई उल्टी सीधी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। तो आयुष उसमें काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आयुष ग्रिड के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि इसको सुनने के बाद में कोई डाउट आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। एक काफी बड़ा इशू यहां पर देखने को मिल रहा था जीएसटी के बारे में कि जीएसटी लगाया जाएगा अगर कोई रेजिडेंशियल रेंटल हाउस जो है उसको इस्तेमाल करेगा, 18% जीएसटी उसको देना पड़ेगा यहां पर, ये यहां पर बोला गया। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो क्लेम था ये यहां पर इसको डिसमिस कर दिया गया। बोला गया कि कोई भी ऐसा आप लोगों को यहां पर क्लेम जो है वो नहीं देना है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसमिस किए गए क्लेम। और यहां पर ये बोला कि 18% जीएसटी जो है वो ओन हाउस रेंटल पेड बाय द जो भी टेनेंट्स होते हैं उनको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया कि नो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल अगर कोई रेंटल प्राइवेट पर्सनल जो पर्सन है उसको प्राइवेट यूज के लिए यूज करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई रेंट पर एक रूम ले लिया, ठीक है, उस रूम पर आप लोगों ने क्या किया, अपना कोई प्रोप्राइटरशिप ले लिया या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म आप लोगों ने बना ली रेजिडेंशियल एरिया के अंदर में, जो कि नॉर्मली पर्सनल यूज के लिए होता है।
तो उसके ऊपर 18% जीएसटी आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। 18% जीएसटी ओनली उस पर लगेगा जब ये रेंटल जो चीज है वो बिजनेस एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी आप लोगों को 18% जो जीएसटी है वो वहां पर देना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि कई बार फेक न्यूज फैलाई जाती है। तो जीएसटी हमारी कंट्री में एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि डायरेक्टली आप लोगों ने इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर पे किया जाता है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो जीएसटी है यहाँ पर, इसका बेसिक पर्पज ये था कि टैक्स को सिंप्लीफाइड किया जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर 0, 5, 12, 18 और 28 तो ये कैटेगरी है यहाँ पर। हालांकि ऊपर चल के सेस भी लगता है, जो कि टैक्स ऑन टैक्स होता है, वो एक अलग चीज है। तो ये कुछ बेसिक ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो बेसिक चीज है यार, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अगर आप लोग अपना किराए पर कोई अपना मकान देते हो या फिर आप लोग किराए पर कोई मकान लेते हो, तो अगर आप लोगों को इनके बारे में पता होगा तो आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर रखनी है। ओके, कुछ और डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जो कि न्यूज है। बात की जा रही है वर्ल्ड लेवल पर, तो हॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है यहाँ पर वुल्फगैंग पीटरसन, जो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर में। तो पर्सन इन न्यूज के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो दास बूट या फिर यहाँ पर लाइन ऑफ फायर, इसी के साथ में ट्रोय, ये मूवी जो है वो इनके द्वारा बनाई गई थी। ट्रोय तो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। स्पोर्ट के बारे में बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अभी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कामकाज यहाँ पर देखेगी। उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, तो इसको लेकर आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रखनी है। 131 यानी कि 131वां एडिशन जो है दुरंत कप का, वो यहाँ पर भी सामने निकल कर आ रहा है। तो एशिया के अंदर ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो याद रखिएगा फुटबॉल की ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है यहाँ पर। और कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर इसका स्टार्ट हो रहा है। तो कई बार कई सारे कप के नाम पूछे जाते हैं, बताइए किस गेम से रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, तो गेम्स का नाम भी आप लोग यहाँ पर बता पाएंगे। तो दुरंत कप के बारे में ये मैंने आप लोगों से यहाँ पर बातें की, ठीक है। तो बेसिक न्यूज है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मैप बेस्ड लोकेशन में आप लोगों की कवर कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है गोलान हाइट, और कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ गई है। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो गोलान हाइट ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर आप लोगों को एक सी भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर गैलीली, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सी भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये न्यूज में किस लिए है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये एरिया तो है सीरिया का, पर लेकिन कैप्चर कर लिया था 40 साल पहले इजराइल के द्वारा। अब यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि जो ज्यूस कम्युनिटी की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर डबल करने वाले हैं सेटलमेंट, यानी कि और अच्छे से इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है क्यों न्यूज में है यहाँ पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोलेगी कि सीरिया का है ये, और अभी इजराइल के कंट्रोल में है। और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है यहाँ पर यारमुक रिवर, और इसी के साथ में यहाँ पर गैलीली जो सी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, और इसी के साथ में हुआ वैली आप लोगों को देखने को मिलेगी वेस्ट में। तो ये पर्टिकुलर इसकी लोकेशन आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑक्युपाइड किया गया था यहाँ पर इजराइल के द्वारा 1967 में यहाँ पर मिड ईस्ट वॉर जो हुई थी यहाँ पर, इसके द्वारा ये टेरिटरी एनेक्स कर ली गई थी। और यूएसए फर्स्ट कंट्री थी जिसने बोला था कि ये इसका पार्ट है गोलन हाइट इजराइल का, ठीक है। इसके चलते आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें की जाती हैं। मॉनिटर जो किया जाता है यूनाइटेड नेशन, जो यहाँ पर एक तरीके से जो उसका ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो डिसएंगेजमेंट जो ऑब्जर्वर फोर्स है उसके द्वारा यहाँ पर ये मॉनिटर किया जाता है, पर लेकिन आज की डेट में कंप्लीटली इजराइल के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होना यार। आप लोगों को एक छोटा सा मैं सजेशन दूंगा, जो आंसर यहाँ पर खुशी के द्वारा दिए जा रहे हैं आप लोग उनको जाकर एक बार देखिएगा। कल की वीडियो के नीचे मैंने इनके आंसर जो हैं वो पिन कर दिए गए हैं। कितने शानदार तरीके से सारे आंसर एक सिस्टमेटिक वे में दिए गए हैं। अगर इस तरीके से आप लोग आंसर दोगे तो आप लोग खुद उससे बहुत सारी चीज़ सीख पाओगे। प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन किए गए, हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर इनके द्वारा लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि सारे आंसर मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया, मैंने आंसर पिन कर दिए कल की वीडियो के नीचे। तो अगर आप लोग रियलिटी में आंसर देना चाहते हैं तो ये पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कितने अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है यार जब आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। कल मैंने एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछा था, इनका नाम है बाईचुंग भूटिया। ये हमारी कंट्री के एक फुटबॉलर है, और जब से हमारी कंट्री की जो फुटबॉल टीम है वो अभी न्यूज में आई है, इनका नाम अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 45 ईयर ये एक प्लेयर है जिनके द्वारा फुटबॉल को हमारी कंट्री से ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर रखा गया। टॉर्च बियरर इंडियन फुटबॉल टीम के इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई है तो वो है बाईचुंग भूटिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी है यहाँ पर अगर बात करें, और अभी यहाँ पर आने वाले टाइम में बात की जा रही है
कि इलेक्शन हो गए 28 अगस्त को फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है यहाँ पर इनका नाम आप लोगों को देखने को मिले, इनको नॉमिनेट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कहाँ से आ गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अब एंड में आप लोगों के सामने है आज की 5 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वोकेबलरी जिनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिल टूट जाता है जब आप लोग सेंटेंस फॉर्म नहीं करते हो, ठीक है। जरूर फॉर्म किया करो, या तो ये बोल दो कि सर इनको डाला मत करो, क्यों मेहनत करवाए जा रहे हो यार, इतनी सारी पीपीटी में इतनी सारी चीज़ें लगाकर आप लोग ये लाया जाता है, ये इतनी मेहनत होती है, इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। फिर अब जब आप लोग आंसर भी नहीं देते हो तो यार वो तो फिर दिल टूटेगा ना तो दिल मत तोड़ा करो, ठीक है। यूफोरिया मतलब होता है उत्साह, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों के लिए सिनोनिम्स भी है और यहाँ पर एंटोनिम्स भी हैं, तो ये साथ में आप लोग देखिएगा इनको, अगर जहाँ पर भी पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। मैडन वैसे प्रथम होता है, नॉर्मली जब सर्च करोगे गूगल पर तो कन्या लिखा हुआ भी आता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर प्रथम आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर बात की जा रही है एफेबल यानी कि मिलनसार, जैसे कि आप लोग काफ़ी सारे एक तरीके से साथ में जब बातें करते हैं, बैठते हैं, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो जो फ्रेंडली नेचर होता है तो उसको मिलनसार बोलते हैं, ठीक है, होगा एफेबल। दूसरा नेक्स्ट हो गया यहाँ पर ऑब्लिटरेट, यानी कि एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना, किसी को काट कर देना, इरेडिकेट करना, मिटा देना, एलिमिनेट कर देना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट, ठीक है। तो काफ़ी एक नेगेटिव वर्ड आप लोग बोल सकते हो क्योंकि नेगेटिव चीज़ यूज़ की जा रही है। इपोक का मतलब होता है एक युग, आप लोगों ने एक पुराने टाइम पे एक नाटक आता था युग बदला बदला हिंदुस्तान, या फिर एक एरा भी बोल देते हैं, कई बार एक एज बोल देते हैं, तो ये आप लोगों को इपोक देखने को मिलेगा। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे आते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप लोग इनको देखेगा, अगर डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, उसको दूर किया जाएगा, डाउट लेकर नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है। कैसा लगा आज का डिस्कशन, दिल से बताना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बस हाँ हवा हवा में बोल दो कि हाँ ठीक लगा, आप लोग दिल से बताना कैसा लगा पूरा का पूरा डिस्कशन, जितने शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया। कोई भी डाउट अगर कहीं पर भी देखने को मिलता है तो वो डाउट आप लोग क्लियर करना है, पर फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, लाइक डिसलाइक कर 1 सेकंड लगती है, इससे मुझे पता चलता है कि वीडियो कैसी है। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, और मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। इसी के साथ में आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पर्सनल भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो वीडियो स्टार्टिंग में मैं लगाता हूँ वो सारी आप लोगों के द्वारा ही शेयर की जाती है मैक्सिमम, तो यहाँ पर कई सारी वीडियो भेजी जाती है, तो आप लोग भी लगता है कोई ऐसी वीडियो है जो इंटरेस्टिंग है, लोगों को नॉलेज देगी, या फिर कोई अच्छी वीडियो है इन्फॉर्मेशनल, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।